हाय एवरीवन। तो अभी तक एसक्यूएल के अंदर हमने बहुत सारी कमांड्स पढ़ी हैं और इन सारी कमांड्स को हमने माई एसक्यूएल वर्कबेंच के ऊपर लिखकर देखा है। तो इस चैप्टर के अंदर हम एक्चुअली बात करने वाले हैं कि कैसे बैकएंड के अंदर हम अपने डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। यानी हमें ऑलरेडी पता है कि हम नोड जेएस को, एक्सप्रेस जेएस को कैसे यूज़ करते हैं, बस उसके अंदर हम अपने एक और नए पजल को फिट इन करने वाले हैं जो होने वाला है हमारा माई एसक्यूएल। हम बात करेंगे कि कैसे हमारे बैकएंड की जो सर्वर होते हैं, हमारी जो एपीआईज होती हैं, वो हमारे डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं। कैसे अगर फ्रंट एंड से यानी क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट आती है तो उस हिसाब से हमारी जो एपीआईज हैं, यानी हमारा जो पूरा राउटिंग का कॉन्सेप्ट है, वो कैसे डेटाबेसेस के साथ काम कर सकता है। हम कैसे बैकएंड के थ्रू डेटाबेसेस के अंदर नया डेटा ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं। तो अपने डेटाबेसेस के साथ काम करने से पहले हम एक नए पैकेज के बारे में जानेंगे जो है हमारा फेकर पैकेज। यानी फेकर का काम है टू जनरेट फेक डेटा। अब अभी तक हमने जितने भी डेटाबेसेस के साथ काम किया है वो बहुत छोटे डेटाबेसेस होते थे जिसके अंदर हम 4-5 रोज खुद से बनाते हैं, 4-5 टपल्स हम खुद से बना लेते हैं। पर एक्चुअल जो रियल लाइफ डेटाबेसेस होते हैं उनके अंदर बहुत सारा डेटा हो सकता है। इसीलिए ये जो सारा का सारा डेटा है हम मैन्युअली बैठकर जनरेट करें, हम वो तरीका नहीं अपनाने वाले, हम स्मार्ट डेवलपर्स वाला तरीका अपनाएंगे। यानी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैकेजेस हैं जो फेक डेटा जनरेट करते हैं, जिनकी हेल्प से हम फेक डेटा को अपने डेटाबेस के अंदर एंटर करेंगे और फिर उसके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं अपनी फेकर नाम के इस पैकेज को। इट इज @faker.js/faker। npm के अंदर जब हम इस पैकेज पर जाएंगे तो यहाँ पर हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसका इंस्टॉलेशन लिंक। कॉपी कर लिया। अब अपने VS कोड के अंदर आ जाएंगे। VS कोड के अंदर हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है SQL क्लास के नाम से। तो अभी हमारा फोल्डर खाली है। नीचे इस ऑप्शन पे क्लिक करके, यानी VS कोड के अंदर हम क्लिक करके अपने टर्मिनल को खोलेंगे कुछ ऐसे। एंड टर्मिनल के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि अभी हम कहाँ पर है, अभी हम अपने SQL क्लास यानी इसी फोल्डर के अंदर है। तो जितनी भी कमांड्स हम यहाँ पर लिखने वाले हैं वो सारी की सारी इसी फोल्डर के अंदर रन करेंगी। सबसे पहले हम npm init कर लेते हैं ताकि अपने package.json को हम इनिशियलाइज कर सकें। तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, एंटर एंटर एंटर। ऑथर के अंदर हम नाम दे देते हैं श्रद्धा, एंटर। तो SQL क्लास के अंदर हमारी package.json इनिशियलाइज हो गई है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे अपनी faker.js, इसको कर लेते हैं एंटर। तो ये हमारे लिए हो गया। नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास आ गई है हमारी faker.js की रेपो। इसे कर लेते हैं क्लियर। अब faker.js को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे अपनी SQL क्लास के अंदर जिसको हम नाम देंगे index.js। अपनी index.js फाइल के अंदर हम इस पैकेज को रिक्वायर करेंगे। तो एक बार डॉक्यूमेंटेशन पर आ जाते हैं। यूज़ करने के लिए हम ये वाला तरीका अपनाने वाले हैं। इसे कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। तो इस तरीके से हमारे पास फेकर आ गई। एंड फेकर से रैंडम डेटा जनरेट करने के लिए हमें ऑलरेडी एक सैम्पल फंक्शन दिया हुआ है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। इसे एक्सपोर्ट करने की बजाय हम एक नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं लेट, और इसे कह देते हैं क्रिएट रैंडम यूज़र। हम इसे एरो फंक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं, इज़ इक्वल टू, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है हमारे लिए एक रैंडम यूज़र का ऑब्जेक्ट। अब console.log करके हम प्रिंट करवा लेंगे क्रिएट रैंडम यूज़र का आउटपुट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वही सेम कोड यूज़ किया ऑलमोस्ट जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है फेकर के अंदर। फेकर फेक डेटा कैसे जनरेट करता है, सबसे पहले हम फेकर को रिक्वायर करेंगे। उसके बाद फेकर के पास अपने कुछ कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे टाइप्स हमें यहाँ पर ऊपर दिए हुए हैं कि फेकर हमारे लिए लोकेशन, टाइम बेस्ड डेटा, लोकलाइजेशन, फाइनेंस, प्रोडक्ट्स, इस तरीके का काफ़ी सारा डेटा जनरेट कर सकता है। ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि इस तरीके से हमारे लिए एक फेक आईडी जनरेट हो सकती है, UUID। हमारे लिए यूज़र नेम जनरेट हो सकता है, ईमेल हो सकता है, एवटार हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है, एंड कोई भी डेट यानी रजिस्टर्ड एट, तो पास्ट की कोई भी डेट हमारे लिए जनरेट हो सकती है। तो इस तरीके से ये फंक्शन मुझे एक रैंडम यूज़र क्रिएट करके देगा। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम अपने टर्मिनल में लिख सकते हैं नोड index.js, एंटर। तो हमारे लिए जो ऑब्जेक्ट जनरेट होकर आई यानी फेक यूज़र, वो कुछ इस तरीके का है। इस यूज़र के अंदर ये हमारे लिए इसने रैंडम यूज़र आईडी जनरेट कर दी, ये रैंडम यूज़र नेम, ये रैंडम ईमेल, एंड इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें। हम चाहें तो दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे एंड इस बार नोटिस करेंगे इस बार जो डेटा जनरेट हुआ है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि हर बार फेकर क्या कर रहा है, हमें रैंडम फेक डेटा जनरेट करके दे रहा है। तो हर बार नया डेटा जनरेट होगा जो कि फेक होगा। तो ये वाली जो ईमेल आईडी है इस वाली ईमेल आईडी से कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब हमें जो SQL का डेटा चाहिए उसके लिए हम 4 पैरामीटर्स यूज़ करने वाले हैं। यानी एक हमें जनरेट करवानी है अपने लिए आईडी
किसी भी यूज़र के लिए हमें कोई रैंडम आईडी जनरेट करवानी है जिसको हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। एक हमें जनरेट करवाना है यूज़र नेम, एक ईमेल और एक पासवर्ड। ये 4 चीज़ें हैं जो हम फेकर से जनरेट करवाना चाहते हैं। तो इस क्रिएट रैंडम यूज़र को हम रीनेम कर देते हैं टू गेट रैंडम यूज़र, और यहाँ से रिटर्न करेंगे हम यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल एंड उसके साथ साथ पासवर्ड। तो बाकी सारे ऑप्शंस को हम यहाँ से हटाने वाले हैं क्योंकि इन्हीं 4 वैल्यूज़ के साथ हम वर्क करेंगे। साथ के साथ इस यूज़र आईडी को हम नाम दे देते हैं आईडी एंड इसे कर लेते हैं सेव। तो अब यहाँ पर हमारे फंक्शन का नाम भी चेंज हो जाएगा टू गेट रैंडम यूज़र। इसे कर लेते हैं गेट रैंडम यूज़र, सेव, क्लियर, रीरन। तो अभी भी हमारा फेक डेटा जनरेट हो रहा है और इसी फेक डेटा को बार बार जनरेट करके हमें अपने एसक्यूएल के डेटाबेस के अंदर एक्चुअली स्टोर कराना है। तो इस तरीके से हम फेकर को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने माई एसक्यूएल पैकेज के बारे में। अभी तक हमारा जो बैकएंड है और हमारा जो माई एसक्यूएल है वो सेपरेट एंटिटीज़ रहे। जनरली अभी तक हमने क्या आर्किटेक्चर देखा है, यानी हमने देखा है अभी तक कि एक साइड होती है हमारी क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड क्या करती है, क्लाइंट साइड एक रिक्वेस्ट भेजती है। क्लाइंट किसे रिक्वेस्ट भेजता है, क्लाइंट हमारे वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। तो क्लाइंट हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। अब यहाँ पर क्लाइंट कहने का मतलब है कि हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं और सर्वर कहने का मतलब है कि हम बैक एंड की बात कर रहे हैं। तो क्लाइंट सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर के अंदर अपनी कुछ एपीआईज होती हैं। अब हम ऐसा कुछ चाहते हैं कि जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजे और सर्वर को इस तरीके की रिक्वेस्ट भेजे कि सर्वर पर नया डेटा हमें ऐड करना है या नया डेटा डिलीट करना है, तो हमने पहले यानी अपने कोरा पोस्ट वाले एग्जाम्पल में देखा था कि वो सारे के सारे चेंजेस हम एरे के अंदर कर रहे थे, पर इस बार वो सारे चेंजेस हम डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सर्वर क्या करे, सर्वर के पास जैसे ही रिक्वेस्ट आए वो एक और रिक्वेस्ट भेज दे हमारे डेटाबेस के पास। यानी ये हमारा एसक्यूएल का डेटाबेस है और इसके पास रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट आई तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया, वापस से रिस्पॉन्स सर्वर को भेजा और सर्वर ने वापस से रिस्पॉन्स क्लाइंट को भेजा। मतलब क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। जब हम भी इंस्टाग्राम के ऊपर या जब हम भी फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम फेसबुक के डेटाबेस में डायरेक्टली चेंजेस कर रहे हैं। जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं फेसबुक का अकाउंट बनाने के लिए तो हम फेसबुक के सर्वर्स को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और फेसबुक के सर्वर्स इंटरनली फेसबुक के डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो ये जो साइकिल होती है क्लाइंट, सर्वर एंड डेटाबेस की, ये कुछ इस तरीके से काम करती है। अब इसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सर्वर है यानी हमारी जो बैकएंड वाली ऐप है वो हमारी डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर पाए। अभी क्या है, हमारा सर्वर अलग से चल रहा है नोड के बेसिस पर और हमारा एसक्यूएल जो है उसको उसकी क्वेरीज को हम अलग से रन करते हैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर। दोनों अभी कनेक्टेड नहीं है, यानी एसक्यूएल के अंदर कोई चेंज होगा, हमारे डेटाबेस के अंदर कोई चेंज होगा तो वो सर्वर को पता नहीं चलेगा और सर्वर के अंदर कोई चेंज होगा तो वो हमारे डेटाबेस को नहीं पता चलेगा। तो दोनों के बीच में कनेक्शन फॉर्म करने के लिए हम एक नया पैकेज यूज करेंगे जिसका नाम है MySQL2। अब MySQL2 के अलावा एक और पैकेज होता है npm के अंदर MySQL नाम से, बट MySQL के अंदर हम काफ़ी सारे ऑथेंटिकेशन एरर्स को फेस कर सकते हैं, इसीलिए हम MySQL2 को यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास कोई एरर्स ना आए अपना पूरा प्रोसेस करते टाइम। तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि MySQL2 या इसे MySQL ही कह देते हैं, जो ये हमारा पैकेज होता है, ये हमारा सर्वर नहीं है, ये हमारा डेटाबेस नहीं है, ये एक पैकेज है। ये जो पैकेज है ये लिंक करता है हमारे डेटाबेस को हमारे सर्वर के साथ, यानी इसका काम होता है टू कनेक्ट नोड विद MySQL। अब MySQL पैकेज को एक बार इंस्टॉल करते हैं। हम जाएंगे npm पर और यहाँ हम सर्च करने वाले हैं फॉर MySQL। इस पैकेज पर हमें नहीं जाना, इस MySQL2 वाले पैकेज पर हम जाएंगे और इसे यहाँ से कर लेते हैं कॉपी एंड अपने टर्मिनल में जाके कर लेते हैं इंस्टॉल। जैसे हमने इंस्टॉल कर लिया, अब हमारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें से वन पैकेज इज़ MySQL2। तो MySQL2 को यूज़ करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे रिक्वायर कर लेंगे। रिक्वायर करने के लिए ऊपर लिख देते हैं अपनी कमांड कि कॉन्स्ट MySQL इज इक्वल टू रिक्वायर MySQL2 एंड उसके बाद हम एक कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन क्या है, MySQL के अंदर एक हमारा फंक्शन होता है फॉर क्रिएटिंग कनेक्शन। कनेक्शन क्रिएट करने का मतलब है कि अब हम अपने नोड का कनेक्शन अपने डेटाबेस के साथ क्रिएट कर रहे हैं, दोनों के बीच में कनेक्शन को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली कनेक्शन नाम की हमारी एक ऑब्जेक्ट बन जाती है जिसके अंदर कई सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो इसे कर लेते हैं कॉपी एंड इसे हम यहाँ पर कर लेंगे
पेस्ट। अब यहाँ पर कनेक्शन के अंदर हमें कुछ कुछ चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी, जैसे हमें अपना होस्ट डिफाइन करना पड़ेगा, अपना यूज़र डिफाइन करना पड़ेगा, अपना डेटाबेस डिफाइन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर लेकर आए। ऑल्सो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस होना चाहिए, तो पहले से हमें एक डेटाबेस क्रिएट करके रखना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं अपने MySQL वर्कबेंच के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले तो अपने होम पर जाते हैं, इस बटन को क्लिक करके। जब भी हम MySQL कनेक्शन के अंदर एक नया कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे लिए पहले से लिखी आती हैं। इन चीज़ों में ये जो हमारा होस्ट है वो हमेशा लोकल होस्ट ही रहेगा, क्योंकि हम लोकल होस्ट के ऊपर अपना सर्वर रन करने वाले हैं। तो बेसिकली दिस इज़ माय लोकल होस्ट। इसके अलावा हमें यूज़र का नाम चाहिए। यूज़र कौन है? यूज़र हमारा रूट यूज़र ही है, यानी यूज़र नेम ऑलरेडी हमारे पास रूट यूज़र है। अब हमें अपना डेटाबेस क्रिएट करना है, साथ के साथ हमें अपना पासवर्ड भी एंटर करना पड़ेगा। पासवर्ड क्या होता है? पासवर्ड वो पासवर्ड है जिसको हमने अपने SQL के लिए सेट किया था, यानी जो पासवर्ड यहाँ पर स्टोर इन कीचेन पर क्लिक करके जब हम यहाँ पर एंटर करेंगे वही सेम पासवर्ड हमें इस फाइल के अंदर लिखना पड़ेगा। अब मैंने काफ़ी सिंपल सा पासवर्ड क्रिएट किया है, बिल्कुल ज़ीरो सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि ये सभी को दिखने वाला है। तो यहाँ पर आई कैन एंटर दैट इट इज़ MySQL@123। इट्स अ वेरी सिंपल पासवर्ड। इस तरीके का पासवर्ड हमें कभी नहीं रखना चाहिए, बट ये हो गया। एंड यहाँ पर डेटाबेस के अंदर हम अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे। तो अपने इस डेल्टा कनेक्शन के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे चेंजेस कर रहे थे। इसे या इनफैक्ट इसी विंडो पर आ जाते हैं वापस से। इसका साइज़ हम रख देते हैं 160 और यहाँ पर हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। क्रिएट डेटाबेस। इस डेटाबेस को हम नाम देने वाले हैं delta_app। हम अज्यूम करें कि हम डेल्टा नाम की कोई एक ऐप बनाएंगे जिसके अंदर बहुत सारे यूजर्स का हम डेटा स्टोर कराने वाले हैं। तो उस डेल्टा ऐप का सारा डेटा स्टोर करने के लिए हम इस डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं। इसे कर लेते हैं क्रिएट, एग्जीक्यूट। तो ये हमारे पास डेल्टा ऐप हो गई। अब इसे यूज़ कर लेते हैं, delta_app, एग्जीक्यूट। एंड इसके अंदर हम एक सैम्पल टेबल बनाने वाले हैं, यानी इसके अंदर कोई रैंडम टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल जिसका नाम होगा टेम्पररी। टेम्पररी के अंदर हम एक आईडी क्रिएट करेंगे इंट नाम से, जो इस टेबल की प्राइमरी की होने वाली है। तो इस तरीके से हम अपनी टेम्पररी टेबल को क्रिएट कर लेंगे। हम चाहें तो इसके अंदर वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं, पर इस तरीके से हमने कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें दिखेगा डेल्टा ऐप क्रिएट हो गया डेटाबेस, उसके अंदर टेम्पररी नाम की टेबल भी आ गई है। अब वापस से आ जाते हैं यहाँ पर। हम चाहते हैं जिस डेटाबेस को हम यूज़ करें ये हमारा डेल्टा ऐप नाम का डेटाबेस हो, और होस्ट का नाम हमने लिख दिया, यूज़र का नाम लिख दिया, डेटाबेस लिख दिया, हमने अपना पासवर्ड लिख दिया। इसे कर लेते हैं सेव। तो अभी के लिए हमारी एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। पर सिर्फ कनेक्शन का क्रिएट होना काफ़ी नहीं है। कनेक्शन तो बिल्ड हो गया, पर अब यूज़ कैसे करें इस कनेक्शन को डेटाबेस के अंदर चेंजेस करने के लिए या कोई क्वेरी प्लेस करने के लिए। तो उसके लिए हम अपनी क्वेरी मेथड को यूज़ करते हैं जो कनेक्शन के अंदर अवेलेबल होता है। हम लिखते हैं connection.query, और connection.query के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पास होती हैं, जिसमें से फर्स्ट पैरामीटर जो आएगा वो होगी हमारी क्वेरी। हमारी क्वेरी कुछ भी हो सकती है। लेट्स सपोज अभी हमारी जो क्वेरी है वो है शो टेबल्स। ये हमारी क्वेरी है कि हमें सारी की सारी जो टेबल्स हैं अपने इस डेटाबेस के अंदर वो शो करवानी है कि कौन कौन सी टेबल्स क्रिएटेड हैं इस डेटाबेस के अंदर। दिस इज़ माई क्वेरी। सेकेंड पैरामीटर जो होने वाला है ये होगा, हम इसे एक कॉल बैक की तरह रख सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड पैरामीटर क्या है? एक फंक्शन है जो एक तरीके से हमारा कॉल बैक है, जिसके अंदर 3 वैल्यूज आती हैं, यानी एक हमारा एरर आ सकता है, एक हमारे रिजल्ट्स आ सकते हैं, एक हमारी फील्ड्स आ सकती हैं। अब ये फील्ड्स तब आएगा जब हम कोई सिलेक्ट क्वेरी को रन कर रहे हैं। अभी के लिए क्या करेंगे, दो ही पैरामीटर्स हम लेंगे, एरर एंड रिजल्ट। तो यहाँ पर तो फंक्शन वाला फॉर्मेट फॉलो हुआ है। हम चाहें तो अपना एरो फंक्शन लिख सकते हैं, जैसे हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के लिए लिखते हैं, यानी यहाँ पर एक हमारे पास एरर आ सकता है और एक हमारे पास रिजल्ट आ सकता है। जैसे ही दोनों आएंगे वैसे हम क्या करेंगे, console.log करवा देंगे रिजल्ट को। अगर एरर आता है, इफ देयर इज एरर, तो उस केस में हम थ्रो कर देंगे अपने एरर को। एंड क्योंकि हमने ट्राई एंड कैच सीखा हुआ है तो इस पूरे के पूरे पार्ट को हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे के पूरे पार्ट को हम ट्राई में लिखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर कोई एरर आ जाए डेटाबेस की वजह से, उसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा index.js का कोड रुक जाए। तो इसीलिए हम यहाँ ट्राई करके यहाँ कैच कर लेंगे अपने एरर को, और अगर एरर आता है तो हम console.log करवा देंगे अपने एरर को।
इसे कर लेते हैं सेव। तो इतना पार्ट हमने लिखा है। क्या लिखा है? ट्राई और कैच लिखे हैं सिंपली। ये वाला सिंटैक्स हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। कनेक्शन जो ऑब्जेक्ट हमारी फॉर्म हुई यहाँ पर, उसके अंदर एक क्वेरी नाम का फंक्शन होता है जिसका काम होता है डेटाबेस के ऊपर कोई भी क्वेरी रन करना। हमने क्या क्वेरी रन की? शो टेबल्स। हमें पता है शो टेबल से किसी भी डेटाबेस की सारी टेबल्स दिखती हैं। उसके बाद हमने एक एरो फंक्शन लिखा है जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, एरर एंड रिजल्ट। अगर एरर है तो थ्रो हो जाएगा एरर, जिसको हम कैच करके प्रिंट करवा देंगे। अगर रिजल्ट है तो उस केस में हम प्रिंट करवाने वाले हैं कि क्या रिजल्ट आया फाइनली। तो इतना पार्ट है जिसे हम एग्जीक्यूट करेंगे और ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस console.log गेट रैंडम यूजर को हटा देते हैं। अभी के लिए ये बस हमने रैंडमली एक फंक्शन बनाया हुआ है। हम बेसिकली इतने पार्ट को टेस्ट करने वाले हैं। इसे कर लेते हैं सेव, क्लियर एंड रन करते हैं अपने कोड को। तो यहाँ पर एक हमारे पास आया एरर, एक्सेस डिनाइड एरर। अभी तक हमने MySQL के अंदर जितनी भी चीज़ें देखी, हमने डेटाबेसेस देखे, हमने टेबल्स के ऊपर ऑपरेशंस किए, वो सारे के सारे हमने MySQL वर्कबेंच के अंदर किए। पर अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे MySQL को अपने CLI के अंदर एक्सेस कर पाना भी पॉसिबल है। यानी इस टर्मिनल के अंदर ही हम अपने MySQL को एक्सेस कर सकते हैं। क्या करने का उसको तरीका है? हमें अपने टर्मिनल के अंदर ये कमांड लिखनी होगी एंड कमांड लिखने के बाद हमें अपने MySQL का पासवर्ड टाइप करना होगा। जैसे यहाँ पर हम एक नया टर्मिनल क्रिएट करने वाले हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे एंड अपनी अब कमांड एंटर करेंगे, -u रूट -p, इसे करेंगे एंटर। अब अपने MySQL का हम पासवर्ड एंटर करने वाले हैं एंड अब अपनी CLI के अंदर हमने MySQL के अंदर लॉगिन कर दिया है। यहाँ हम नोटिस करेंगे कि आगे MySQL लिखा हुआ है और अब हम अपनी SQL की कमांड्स को टाइप कर सकते हैं। तो अभी जो हम MySQL के वर्कबेंच पर सारी चीज़ें यहाँ पर लिख कर पा रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें हम कमांड लाइन से कर सकते हैं यहाँ पर लिख कर। अभी हम MySQL के सर्वर के साथ ही कनेक्टेड हैं। अपनी हम कमांड लिख सकते हैं, जैसे वी कैन राइट शो डेटाबेसेस सेमीकोलन एंटर। तो ये क्या हुआ? ये हमारे सारे के सारे डेटाबेसेस आ गए जो भी MySQL सर्वर के अंदर है, जिनमें से एक डेटाबेस है हमारे पास डेल्टा ऐप। इस तरीके से हम लिख सकते हैं यूज डेल्टा अंडरस्कोर ऐप, एंटर। एंटर किया तो हमारा डेटाबेस चेंज हो गया। अभी हम डेल्टा ऐप के अंदर है। डेल्टा ऐप के अंदर है तो यहाँ हम लिख सकते हैं शो टेबल्स, एंटर। शो टेबल्स की तो हमारे पास हमारी टेम्पररी टेबल आ गई है। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें, जो सारी कमांड, जो सारे ऑपरेशंस वर्कबेंच के अंदर होते थे, वो सारे के सारे कमांड लाइन से कर पाना भी पॉसिबल है। अब ये तो हमने लॉग इन कर लिया है अपने MySQL के अंदर इस कमांड लाइन से। अब वापस से अपने टर्मिनल पर चले जाते हैं, इस बटन को क्लिक करके। तो अपने टर्मिनल पर चले गए, दोबारा से रन करेंगे। अब वापस से आ जाते हैं अपने एरर की तरफ। एरर में कह रहा था एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर, क्योंकि उसे पासवर्ड नहीं मिल पाया। मतलब MySQL का हम पासवर्ड नहीं दे पाए, पर पासवर्ड तो हमने यहाँ पर टाइप किया है। अच्छा, यहाँ पर पासवर्ड का एरर आ गया है, मतलब पासवर्ड की गलत स्पेलिंग हमने लिख दी है। दोबारा से इसे कर लेंगे सेव, क्लियर एंड रन। इस बार रन किया तो यहाँ क्या आ गया? यहाँ एक रिजल्ट आया है। ये रिजल्ट क्या है नोटिस करेंगे तो हमने यहाँ पर ट्राई किया था, उसके बाद हमने अपने रिजल्ट को प्रिंट करवाया था। हमने शो टेबल्स कमांड को रन किया था और शो टेबल्स कमांड का जो रिजल्ट है वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। क्या रिजल्ट प्रिंट होकर आया है? टेबल्स इन डेल्टा ऐप टेम्प। यानी डेल्टा ऐप नाम का जो डेटाबेस है उसके अंदर कौन कौन सी टेबल है, उसके अंदर टेम्पररी नाम की एक टेबल है। तो वो रिजल्ट उसने प्रिंट करवा दिया। पर एक चीज़ हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि अभी भी हमारी एग्जीक्यूशन रुकी ही नहीं है। अभी भी हमारा कर्सर कहाँ पर है? यहाँ पर है। मतलब ये वाली लाइन हमारे लिए अपीयर नहीं करी। अभी हम अपनी ऐप के अंदर ही है। अभी हमारी ऐप रनिंग है, अभी हमारा कनेक्शन रनिंग है। तो हमारा ये जो कनेक्शन जो हम एक बार एस्टैब्लिश कर लेते हैं, जिसको ओपन कर लेते हैं, इसको अगर हमें और फर्दर कंटिन्यू नहीं करना तो इस कनेक्शन को अलग से जाकर हमें क्लोज करना पड़ता है। तो कनेक्शन को क्लोज करने के लिए या एंड करने के लिए हम लिखते हैं कनेक्शन डॉट एंड, जिससे हमारा SQL का कनेक्शन बंद हो जाता है। तो यहां लिखेंगे कनेक्शन डॉट एंड, सेव। इसे कर लेते हैं कंट्रोल C एंड दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार क्या हुआ? एग्जीक्यूट करके उसने हमारे लिए टेम्पररी टेबल प्रिंट करवा दी एंड इस बार कनेक्शन ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है। तो इस तरीके से हमने अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया है। 2 तरीके हैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के। एक तो है कि हम यहाँ से अपना एक कनेक्शन फॉर्म कर लें। कनेक्शन फॉर्म कर लिया, उसके बाद हम कनेक्शन डॉट क्वेरी, ये जो मेथड है, इसको रन कर सकते हैं। अपने डेटाबेस के ऊपर क्वेरीज को रन कर सकते हैं, उसके एरर, उसके रिजल्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका जो हमने देखा
उसके अंदर हमारा CLI है जिसके अंदर हम अपने MySQL को खोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम MySQL वर्कबेंच नहीं यूज करना चाहते और हम डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने MySQL को यूज करके, तो अगर हम अपने टेबल्स या अपने डेटाबेसेस या नई टेबल्स को अगर क्रिएट करना है तो हम यहाँ से मतलब कमांड लाइन से भी उन टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब अभी तक हमने मल्टीपल तरीके सीखे अपने MySQL की कमांड्स को रन करने के। सबसे पहला तरीका जिसको हमने शुरुआत के 2 पार्ट्स में सीखा वो है यूजिंग द वर्कबेंच। यानी ये जो हमारा वर्कबेंच होता था जिसमें अभी मैंने डार्क मोड लगाया हुआ है, तो उतना सुंदर आपको नहीं दिख रहा होगा जितने पहले वाले 2 पार्ट्स में दिखा। इसके ऊपर डायरेक्टली हम अपनी कमांड्स को लिखते थे और उन्हें रन करते थे, जो हमारे सर्वर के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस करती थी। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। सेकेंड तरीका जो हमने सीखा वो था यूजिंग MySQL पैकेज। तो पैकेज के अंदर हमने Node.js के अंदर चेंजेस लिखे और Node.js के अंदर जो जो हमने कोड लिखा उसके बेसिस पर हम अपने SQL क्वेरीज को रन कर सकते हैं ऑन आवर डेटाबेस। उन SQL क्वेरीज का हम चाहे तो रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं और उन्हें रन करने के लिए हमें इस कनेक्शन नाम की ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ता है। तो ये तो हो गया सेकेंड तरीका। थर्ड तरीका सीखा कि हम अपने SQL कमांड्स को कैसे अपने CLI पर ही रन कर सकते हैं। यानी कमांड लाइन के अंदर रन करने के लिए हमें सिंपली क्या टाइप करना होता है, हमें सिंपली ये कमांड टाइप करनी होती है, फिर हमें पासवर्ड एंटर करना होता है और हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं जो हमारी MySQL की दुनिया है, जिसके अंदर हम कई सारे डिफरेंट SQL कमांड्स को लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हमें MySQL के इस एनवायरनमेंट से एग्जिट करना है तो उसके लिए हम टाइप कर सकते हैं Ctrl+D, नहीं तो हम यहाँ पर क्विट भी टाइप कर सकते हैं। क्विट करेंगे तो डायरेक्टली हम क्विट हो जाएंगे, इसने बाय प्रिंट करवा दिया और हम वापस से यहीं पर आ जाएंगे। दोबारा अगर हमें एंटर करना है तो दोबारा से इसी कमांड को हमें रन करना पड़ेगा टू एंटर आवर MySQL यूनिवर्स। तो ये 3 तरीके हमने सीखे जिनसे हम SQL के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम एक 4th तरीका सीखने वाले हैं अपनी SQL क्वेरीज को रन करने का, जिसको हम जनरली बड़ी क्वेरीज को रन करने के लिए यूज करते हैं अगर हमारे पास वर्कबेंच नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी SQL की फाइल्स बनाकर भी अपनी SQL क्वेरीज को रन कर सकते हैं। तो हम एक schema.sql नाम की फाइल बनाएंगे। सबसे पहले इसे क्रिएट करते हैं, इसे SQL क्लास इसी फोल्डर के अंदर हम बनाने वाले हैं। इसे नाम दे देंगे schema.sql से पता चल रहा है ये हमारी SQL फाइल है। इसके अंदर हम कोई भी कमांड लिख सकते हैं। लेट्स राइट अ कमांड शो टेबल्स। ये हमने प्रॉपर SQL की कमांड लिखी है, इसके कर लेते हैं सेव। तो ये हमारी कमांड हो गई शो टेबल्स। अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने SQL CLI के अंदर जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले SQL को खोलने वाले @123। तो हम MySQL के अंदर आ गए। MySQL के अंदर हम लिखेंगे सोर्स schema.sql। यानी हम चाहते हैं कि हमारा सोर्स कोड, यानी जिस SQL कोड को हम रन करना चाहते हैं, कमांड्स को रन करना चाहते हैं, वो इस फाइल के अंदर लिखा हो। इसे कर लेते हैं एंटर। सबसे पहले अपना डेटाबेस सिलेक्ट कर लेते हैं, यूज delta_app, और इसके अंदर हम एंटर कराएंगे। तो एंटर कराया तो क्या हुआ, सिर्फ हमने लिखा schema.sql और ये लाइन ये पूरी की पूरी हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो गई, जिसकी मदद से हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आई है। तो हमने अब 4th तरीका सीखा है। 4th तरीका क्या है, यूजिंग SQL फाइल्स, कि कैसे SQL फाइल्स के अंदर कमांड लिखकर हम डायरेक्टली SQL फाइल्स के थ्रू अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं अपने डेटाबेस के अंदर अपनी टेबल। हमारी टेबल का नाम होने वाला है यूज़र, और इस यूज़र के अंदर हम 4 चीज़ें क्रिएट करेंगे। इसे यूज़र ID नहीं, इसको हम ID नाम देंगे। हम यूज़र ID नाम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इसके अंदर I हमारा कैपिटल हो जाएगा और हम चाहते हैं सारी चीज़ें स्मॉल में रहे SQL के अंदर। तो हम इसे अपना ID नाम देंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम क्रिएट करेंगे कॉलम ID को varchar 50 टाइप का रखेंगे और इसको हम बनाएंगे अपनी प्राइमरी की। उसके बाद हमारे पास यूज़र नेम होगा, ये भी varchar टाइप का, और यूज़र नेम को हम यूनिक रखेंगे, यानी 2 लोगों के यूज़र नेम सेम नहीं होने चाहिए। उसी तरीके से ईमेल होगा varchar टाइप का, ये भी यूनिक और नॉट नल होगा। मतलब ईमेल हमारा खाली भी नहीं हो सकता, प्लस ईमेल यूनिक हमेशा होना चाहिए। एंड फिर एक पासवर्ड का कॉलम बनाएंगे जिसमें varchar टाइप होगा और नॉट नल हमारी प्रॉपर्टी होगी। तो बेसिकली हम कुछ इस तरीके की टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर कई सारे कॉलम्स हो, जिनमें से एक कॉलम हो हमारा ID, एक कॉलम हो हमारा यूज़र नेम, एक कॉलम हो हमारे पास हमारा ईमेल, एंड एक कॉलम हो हमारे पास हमारा पासवर्ड। तो इस तरीके की टेबल को हम क्रिएट करना चाहते हैं अपने डेल्टा ऐप के अंदर।
इस टेबल को क्रिएट करने के लिए इसका जो पूरा का पूरा कोड है, अब हमने 4 तरीके सीखे हैं, चारों में से कोई भी तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। हम चाहे तो वर्कबेंच के अंदर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, यानी हम चाहे तो जैसे हमने टेम्परेरी को क्रिएट किया था वैसे ही यहाँ से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहे तो MySQL के पैकेज से भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहें तो CLI से भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली यहाँ कमांड लाइन के अंदर लिखकर। हम चाहें तो इस schema.sql के अंदर भी लिखकर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, schema.sql को यूज़ करेंगे क्योंकि क्रिएट टेबल वाली ये जो कमांड है थोड़ी सी बड़ी है। अगर हम इसे यहाँ पर यूज़ करेंगे index.js के अंदर, तो यहाँ पर इतनी बड़ी कमांड को लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो इसीलिए हम एक और बेटर तरीका, सिंपल तरीका यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू बी schema.sql। schema.sql के अंदर हम अपनी कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल, इसे हम नाम देंगे यूज़र। यूज़र के अंदर सबसे पहले हम आईडी क्रिएट करेंगे varchar ऑफ 50 टाइप की, एंड इसे हम बनाएंगे अपनी प्राइमरी की। उसके अलावा इसे कर लेते हैं कॉपी varchar ऑफ 50 को। हम अपना यूज़र नेम क्रिएट करेंगे, यूज़र नेम, इसे भी varchar ऑफ 50 एंड इसे बनाएंगे यूनिक। फिर अपनी ईमेल, ये भी होगी हमारे पास यूनिक एंड नॉट नल, एंड साथ में क्रिएट करेंगे हम अपना पासवर्ड, ये होने वाला है नॉट नल। इसे कर लेते हैं सेव। जैसे ही सेव किया, अब यहाँ से हम रन कर सकते हैं अपनी कमांड को। किस कमांड को? सोर्स schema.sql। अभी हम कौन से डेटाबेस के अंदर है? अभी हम अपने डेल्टा ऐप वाले डेटाबेस के अंदर है। इसे यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर लिख रहे हैं इसे हम? अपने डेटाबेस यानी अपने MySQL के CLI में लिख रहे हैं। एंटर करेंगे, जैसे ही एंटर किया हमें दिखा रहा है क्वेरी ओके, एंड इस बार जब हम शो टेबल्स को रन करेंगे, शो टेबल्स एंटर, तो इस बार 2 टेबल्स हमारे पास आई हैं। एक है हमारी टेम्परेरी टेबल जिसको पहले से क्रिएट किया था, एक है हमारी यूज़र टेबल। हम चाहें तो वापस से Node.js के अंदर आ सकते हैं और इस बार index.js को रन करेंगे जिसका काम है टू शो टेबल्स। उसके अंदर क्या रिजल्ट आएगा? एंटर किया तो इस बार इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स रिजल्ट आए हैं। पहले के अंदर टेम्परेरी लिखा हुआ है, दूसरे के अंदर यूज़र लिखा हुआ है, यानी हमारी जो यूज़र टेबल है वो क्रिएट हो गई। हम वर्कबेंच से जाकर इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश किया तो टेबल्स के अंदर एक हमारे पास हमारी यूज़र टेबल है जिसके अंदर ये 4 कॉलम्स हमारे पास क्रिएट होकर आ गए हैं। तो हमें दिख रहा है कि सारी की सारी चीज़ें जिनको हमने यूज़ किया है सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए वो आपस में सिंक्ड है। ऐसा नहीं है वर्कबेंच से कुछ डेटाबेस के अंदर चेंज किया तो वो यहाँ नहीं दिखेगा, या यहाँ पर कोई चेंज किया तो वो CLI के अंदर नहीं दिखेगा। अगर डेटाबेस के अंदर, क्योंकि डेटाबेस तो एक ही है, उसके अंदर कोई भी चेंज करेगा वो हर जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो हर जगह दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से हम अपने वर्कबेंच को करने वाले हैं क्लोज, क्योंकि अब हम फाइनली पूरा का पूरा फोकस करेंगे अपने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूजिंग आर index.js फाइल। तो schema.sql को भी क्लोज कर देते हैं। अब सिर्फ index.js से, यानी सिर्फ अपने नोड की हेल्प से, अपने बैकएंड की हेल्प से हम अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, डिफरेंट क्वेरीज को परफॉर्म करने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इस रिजल्ट को थोड़ा सा एनालाइज करने वाले हैं। हमने जब रिजल्ट को प्रिंट करवाया था तो कुछ इस तरीके की चीज़ प्रिंट हुई थी। तो ये जो हमारा रिजल्ट है ये एक्चुअली एक एरे है। यहाँ हम नोटिस करेंगे तो हर बार जब भी रिजल्ट प्रिंट हुआ है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पर आते हैं, और इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम चाहें तो रिजल्ट के साथ हम रिजल्ट की लेंथ को भी प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि हर एरे के पास अपनी एक लेंथ होती है। इसको कर लेते हैं सेव एंड क्लियर, साथ में रीरन करेंगे। एग्जीक्यूट किया तो ये हमारे पास हमारा एरे आ गया और ये हमारे पास उस एरे की लेंथ आ गई। अगर हम चाहते कि हमें इंडिविजुअल जो हमारे एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डेटा प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं रिजल्ट ऑफ 0। तो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा, और फिर हम लिखेंगे रिजल्ट ऑफ 1, तो फिर हमारे पास सेकेंड रिजल्ट आ जाएगा। इसको कर लेते हैं सेव एंड री एग्जीक्यूट। तो ये हमारे पास टोटल रिजल्ट है, ये उसकी लेंथ है, और ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ गया विच इज़ द टेम्परेरी टेबल। ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट में आ रहा है जब हम शो टेबल्स कर रहे हैं, जो हमारी यूज़र टेबल है। अब यहाँ तो हमने शो टेबल्स की क्वेरी लिखी है। ये जो क्वेरी हमने यहाँ पर लिखी है, हम चाहें तो इस क्वेरी को किसी वेरिएबल के अंदर भी लिख सकते हैं। यानी हम एक क्वेरी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, इसे हम क्वेरी कह सकते हैं या फिर सिंपली क्यू कह सकते हैं, और इस वेरिएबल के अंदर हम अपनी कमांड पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी क्वेरी हो गई, एंड जब हम कनेक्शन डॉट क्वेरी को रन करेंगे तो यहाँ सिंपली हम क्यू को पास कर देंगे। इसे कर लेते हैं सेव क्लियर, एंड दोबारा से जब रन करेंगे तो हमारे पास सेम आउटपुट आएगा। तो बेसिकली ये एक और बेटर तरीका है कि हम एक वेरिएबल के अंदर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, उसी क्वेरी को हम यहाँ पर पास कर देंगे एज एन आर्ग्यूमेंट, और फिर हमारा कनेक्शन डॉट क्वेरी जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी यूजर टेबल के अंदर हम अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ये डेटा इंसर्शन के लिए हम प्लेस होल्डर्स को यूज करेंगे।
npm के अगर डॉक्यूमेंटेशन पर जाएं SQL2 वाले डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे जहाँ हमारा फर्स्ट क्वेरी का हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, वहाँ पर प्लेस होल्डर्स के साथ हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्लेस होल्डर्स कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई क्वेरी लिखते हैं, हो सकता है क्वेरी के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी जाएं जो नॉर्मल वैल्यूज़ हों, जो वेरिएबल्स हों, तो इस तरीके की चीज़ें लिखने के लिए हम प्लेस होल्डर्स को यूज़ करते हैं। प्लेस होल्डर्स बेसिकली ये क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन मार्क्स हम अपनी क्वेरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन मार्क ऐड किया, तो कॉमा से सेपरेट करके हम एक एरे के अंदर अपने डिफरेंट पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, जो सारी वैल्यूज़ इन क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेंगी। क्योंकि कई बार हो सकता है कि जिस नेम से हमें कंपेयर करना हो या जिस एज की वैल्यू से हमें कंपेयर करना हो वो हमारे पास अभी ना हो, वो हम डायनेमिकली पास करना चाहते हैं, स्टैटिकली एक स्ट्रिंग में नहीं लिखना चाहते, तो इसीलिए ऐसी वैल्यूज़ को हम एक एरे की फॉर्म में पास ऑन कर सकते हैं। तो हम इसे टेस्ट करने के लिए अपनी एक क्वेरी लिखने वाले हैं टू इंसर्ट डेटा। इंसर्ट डेटा करने के लिए हम अपनी क्वेरी में लिखेंगे इंसर्ट इनटू हमारी यूज़र टेबल। क्या क्या इंसर्ट करना है? हमें आईडी इंसर्ट करनी है, हमें यूज़र नेम इंसर्ट करना है, हमें ईमेल इंसर्ट करना है और हमें पासवर्ड इंसर्ट करना है। और इसके बाद हम लिख देंगे वैल्यूज़। एंड फाइनली अब हमें वैल्यूज़ डिफाइन करने की ज़रूरत है, बट वैल्यूज़ अभी हमारे पास है नहीं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हम लिख सकते हैं। या अभी के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह हम 4 क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे ताकि हम चारों वैल्यूज़ को सेपरेटली पास कर पाएँ। तो इस तरीके से हमने क्वेरी लिख दी। क्वेरी के अंदर जो हमारा फर्स्ट यूज़र आईडी होनी चाहिए थी, यूज़र नेम होना चाहिए था, ईमेल होना चाहिए था, पासवर्ड होना चाहिए था, ये चारों वैल्यूज़ अभी हमने पास नहीं की, इनकी जगह सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा है। अब ये क्वेश्चन मार्क से हम चाहते हैं कि किन्हीं वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, तो ये चारों जो वैल्यूज़ होंगी इनको हम एक एरे के अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ हम एक एरे बनाएंगे, लेट यूज़र इज इक्वल टू, ये हमारा एरे हो गया। हम चाहते हैं यूज़र की जो आईडी हो वो हो 1 2 3। हम चाहते हैं यूज़र का जो यूज़र नेम हो वो हो 1 2 3 अंडरस्कोर न्यू यूज़र, और इसका ईमेल हम रख सकते हैं abc@gmail.com एंड साथ में पासवर्ड हम रख सकते हैं abc। तो इस तरीके का हमने कोई रैंडम यूज़र है जिसको क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर कनेक्शन डॉट क्वेरी के अंदर हम क्या करेंगे, क्यू को तो पास कर ही रहे हैं, यानी अपनी इस क्वेरी को तो हम पास करेंगे ही, पर हम चाहते हैं ये जो प्लेस होल्डर्स हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क है, इनकी जगह असली वैल्यूज आ जाएं। असली वैल्यू कहाँ पर है? असली वैल्यू इस एरे के अंदर है। तो असली वैल्यू एंटर करने के लिए हम एक और नया पैरामीटर पास करेंगे विच इज गोइंग टू बी आर एरे यूजर। तो कनेक्शन डॉट क्वेरी क्या करेगा, इस क्वेरी के अंदर अगर उसे कोई प्लेस होल्डर्स मिलेंगे तो उन प्लेस होल्डर्स को यूजर एरे के अंदर अगर कोई वैल्यू है तो वहां से उठाकर अपनी क्वेरी के अंदर इनपुट करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज को पास कर सकते हैं डायनेमिकली विद इन आर क्वेरी। तो जब भी हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, हो सकता है हमारे पास कोई रिजल्ट आए, तो रिजल्ट की लेंथ 0 1 इस तरीके से हम नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ रिजल्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो इसे कर लेंगे सेव। अभी के लिए क्या पार्ट है, अभी के लिए हम सिर्फ नया डेटा इंसर्टिंग न्यू डेटा, इतने पार्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर हमारा कनेक्शन एंड हो जाएगा। इसको कर लेते हैं सेव, क्लियर एंड दोबारा से रन। जैसे एग्जीक्यूट किया, क्या आया हमारे पास रिजल्ट में, हमने ये एग्जीक्यूट किया नोड index.js, तो हमारे पास रिजल्ट में आया रिजल्ट सेट हेडर। इसने हमें बताया फील्ड काउंट 0, अफेक्टेड रोज 1, इंसर्टेड 0, इन्फॉर्मेशन, सर्वर स्टेटस, वार्निंग स्टेटस, चेंज रोज। यानी ये बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्स है। जब भी हम कोई डेटा इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर तो बाय डिफॉल्ट इसी तरीके का कुछ रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा। पर वेरीफाई कैसे करें कि डेटा एक्चुअली इंसर्ट हुआ है? वेरीफाई करने के लिए हम अपने सेकंड टर्मिनल में जा सकते हैं, जो है हमारा डेटाबेस का टर्मिनल। इसमें MySQL ऑलरेडी खुला हुआ है। हम क्या करेंगे, इस यूजर टेबल से सारा डेटा सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर, एंटर। तो क्या हुआ, हमारे पास हमारा डेटा आ गया और ये वही डेटा है जिसको अभी हमने एंटर किया था इन द फॉर्म ऑफ आर एरे। अब लेट्स सपोज कल को हमें 2 यूजर्स का डेटा एक साथ एंटर करना है। तो 2 यूजर्स का डेटा एक साथ एंटर करने के लिए सबसे पहले तो इन सब के एंड में हम बी अटैच करने वाले हैं ताकि हमें पता चल जाए ये यूजर नंबर 2 है, ये हो गया बी। एंड इसी तरीके से ये हमारा यूजर 1 हो गया, एंड इसी तरीके से एक और, या इसे यूजर 2 कह देते हैं, यूजर 2, एंड दिस इज गोइंग टू बी यूजर 3। इसके लास्ट में हम अपेंड कर देंगे सी, ताकि सारी चीज़ें यूनिक हो जाएं, कोई एरर ना आए डेटाबेस में एंटर करते टाइम। तो ये हमारे 2 यूजर्स और हो गए। हम क्या कर सकते हैं, दोनों यूजर्स को डेटा को अगर हमें एक साथ एंटर करना है तो हम एक यूजर नाम का नया एरे बना सकते हैं, जिस एरे के अंदर हमारे ये दोनों सब एरेज होंगे, कॉमा, एंड इस तरीके से ये हमारा सेकंड एरे आ गया। सेव।
तो हमने क्या किया, यूजर्स नाम का एक नया एरे बनाया जो एरे ऑफ एरे है। एरे ऑफ एरे यानी हम क्या करते हैं, एरेज के अंदर अपना डेटा स्टोर कराते हैं 1 2 3, पर हम एरेज के अंदर एरेज भी तो स्टोर करा सकते हैं। यानी एक एरे के अंदर ये 1 और 2 ये पहला एरे हो गया, ये 3 और 4 ये सेकंड एरे हो गया, ये 5 और 6 ये थर्ड एरे हो गया। तो ये सारा, ये मेरा एरे 1 है, ये मेरा एरे 2 है, ये मेरा एरे 3 है, और ये तीनों के तीनों इस आउटसाइड वाले एरे के अंदर लिखे हुए हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेट हमने बनाया है, जिसके अंदर ये हमारा फर्स्ट एरे है यानी यूज़र 2, ये हमारा सेकंड एरे है यानी यूज़र 3। अब मल्टीपल यूजर्स का डेटा पास करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली एंटर कर सकते हैं यूजर्स, एंड उन्हें हम एंटर करेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और अब क्योंकि हम चाहते हैं कि एक सिंगल यूजर का डेटा एक साथ हमारी इस क्वेरी के अंदर चले जाए, तो अब हमें 4 क्वेश्चन मार्क लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम एक सिंगल क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं और उससे हमारा डेटा एंटर हो जाएगा। तो ये हमारी इंसर्शन क्वेरी है। जब भी हम मल्टीपल यूजर्स को इंसर्ट करना चाहते हैं, इसमें हम 2 यूजर्स को एक साथ इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से हम अपने यूजर्स वाले एरे को पास इन करने वाले हैं। इसे कर लेते हैं क्लियर एंड दोबारा से रन किया, तो इस बार हमारे पास रिजल्ट आ गया। इन्फॉर्मेशन में आया रिकॉर्ड्स 2 डुप्लीकेट 0 वार्निंग 0। रिकॉर्ड्स 2 कहने का क्या मतलब है कि हमने 2 रिकॉर्ड्स एक साथ एंटर कराने की कोशिश की है। 2 रिकॉर्ड्स यानी 2 रोज को, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है। यानी अब टोटल कितनी रोज हो गई होंगी डेटाबेस में, अपनी टेबल के अंदर 3 रोज हो गई होंगी। दोबारा से जाके अगर सिलेक्ट करें ऑल फ्रॉम यूजर, तो इस बार हमारे पास 3 रोज आ रही है हमारी यूजर टेबल के अंदर। तो ये तो हमने डेटा को मैन्युअली यानी खुद से हमने कुछ डेटा क्रिएट किया, उसको एरेज के अंदर एंटर किया, और फिर उसको हमने अपने डेटाबेस यानी यूजर टेबल के अंदर स्टोर कराया। पर हम फेकर को कैसे यूज कर सकते हैं? फेकर, जिसकी हमने पहले ही बात की थी कि फेकर की हेल्प से हम फेक डेटा क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने डेटा को बल्क में इंसर्ट कर सकते हैं। बल्क में डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम फेकर को यूज करेंगे, और फेकर को यूज करके हम 100 यूजर्स का डेटा एक साथ अपने डेटाबेस के अंदर एंटर कराने वाले हैं। इसे एंटर कराने का क्या प्रोसेस रहेगा? सबसे पहले तो आ जाते हैं अपने गेट रैंडम यूजर इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के अंदर अपना एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करने की बजाय हम क्या करेंगे, एक एरे रिटर्न कर देंगे। इस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट के सारी की सारी वैल्यूज होंगी। यानी ये एरे वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा ऑब्जेक्ट काम करता था, बस इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स नहीं होंगे, इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज होंगी, ताकि वो डायरेक्टली हमारे डेटाबेस के अंदर जाकर इंसर्ट हो सके। इसे कर लेते हैं सेव। तो अब रिटर्न क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की बजाय अब ये 4 वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं। जो चारों वैल्यूज कौन जनरेट कर रहा है? जो हमारा फेकर जनरेट कर रहा है। फेकर ने चारों वैल्यूज जनरेट कर दी, और ये गेट रैंडम यूजर से हमें सारी वैल्यूज एक एक करके मिल सकती हैं। अब हमें क्या करना है, हमें 100 यूजर्स का डेटा चाहिए। तो बार बार गेट रैंडम यूजर हम लिखने नहीं वाले, हम क्या करेंगे, एक लूप रन करेंगे। तो यहाँ पर ये यूजर्स हटा लेते हैं, अपनी क्वेरी को हम सेम रखेंगे, क्योंकि इसी क्वेरी की हेल्प से हम अपने डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं। एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट डेटा इज इक्वल टू अ खाली ऑब्जेक्ट। अब एक लूप चला लेंगे फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 100। इसे 1 से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारा लूप 1 से 100 तक जाएगा। हर बार हम कर देंगे आई प्लस प्लस, एंड हर बार हम गेट रैंडम यूजर को कॉल लगाएंगे। गेट रैंडम यूजर को जैसे ही कॉल लगाएंगे, ये हमें क्या देगा, ये हमें एक रिटर्न करेगा, एक एरे के अंदर रैंडम यूजर होगा। अभी के लिए क्या करेंगे, इसे 100 बार कॉल लगाकर इसे प्रिंट करवाने वाले, और इस कनेक्शन वाले पूरे पार्ट को कर देते हैं कमेंट आउट सेव। इनफैक्ट इस गेट रैंडम यूजर को हम ऊपर की तरफ पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा कनेक्शन हो गया, ये हमारा फंक्शन हो गया गेट रैंडम यूजर, और यहाँ पर हम अपने डेटा को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी क्वेरी हो गई। अभी के लिए डेटा हमारा एक खाली ऑब्जेक्ट है, और हम क्या कर रहे हैं, लूप चलाकर 100 रैंडम यूजर्स को जनरेट करवा रहे हैं। इसे कर लेते हैं क्लियर। तो अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम लिखेंगे नोड index.js, इसको किया एंटर, तो हमारे लिए 100 यूजर्स का डेटा जो है वो प्रिंट होकर आ गया। ये हमारा फर्स्ट यूज़र है, ये हमारा सेकंड यूज़र है, ये हमारा थर्ड यूज़र है। इस तरीके से मल्टीपल यूज़र्स का डेटा हमारे पास आ गया है। यहाँ कुछ एरर हमें दिखाई दे रहा होगा UUID से रिलेटेड, विच इज़ डेप्रिकेटेड, क्योंकि अब हम UUID v4 यानी वर्जन 4 को यूज़ करते हैं। जब हम UUID को इंस्टॉल भी करते हैं, हमने ऑलरेडी इस पैकेज को इंस्टॉल करके यूज़ करके देखा हुआ है, तो वी नो वाई इट इज़ डेप्रिकेटेड। बट अभी के लिए हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे 100 यूज़र्स का डेटा हमें दिखाई दे रहा है। इसे स्टॉप कर लेंगे एंड क्लियर कर लेंगे। हमें पता है सक्सेसफुली 100 यूजर्स क्रिएट हो रहे हैं गेट रैंडम यूजर्स के अंदर। इन सारे यूजर्स को हम इस डेटा नाम के एरे के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो हम डेटा के अंदर डेटा डॉट पुश कर देंगे अपने सारे यूजर्स के डेटा को। तो इस तरीके से डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा सारा डेटा पुश हो जाएगा। एंड फिर हम क्या करने वाले हैं,
यहाँ से इतने पार्ट को कर लेते हैं अनकॉमेंट कर लिया। तो यहाँ पर क्वेरी तो हम वैसे ही पास करेंगे, इस बार यूजर्स की जगह हम अपना डेटा पास करेंगे। इस डेटा नाम के एरे के अंदर क्या आ रहा है, इस डेटा नाम के एरे के अंदर 100 रैंडम, या रैंडम की जगह इसे कह लेते हैं 100 फेक यूजर्स का डेटा आ रहा है। इस डेटा को हम एंटर करवा रहे हैं विद इन आर डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर एंटर करवा देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसे प्रिंट करवा देंगे और फिर कनेक्शन को कर देंगे क्लोज। तो इसे कर लेते हैं क्लियर एंड अब दोबारा से रन करते हैं। रन किया, एग्जीक्यूट किया, अच्छा हमने सेव नहीं किया था, क्लियर, सेव एंड री एग्जीक्यूट किया। तो इस बार ये हमारे लिए फाइनल आउटपुट आया। फाइनल आउटपुट में क्या दिखा रहा है, रिकॉर्ड्स 100, यानी हमने एक साथ 100 रोज, एक साथ 100 टपल्स का डेटा ऐड कराने की कोशिश की है। इनमें से कोई डुप्लीकेट नहीं था, कोई वार्निंग्स हमारे पास नहीं आई, अच्छे से सारा डेटा एंटर हो गया है। कैसे वेरीफाई करें डेटा एंटर हुआ है, वापस से आ जाते हैं एसक्यूएल के अंदर, माई एसक्यूएल के अंदर। अब हम सिलेक्ट क्वेरी रन करेंगे। रन की, हम बाहर आकर थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करते हैं, तो ये एक टेबल हमें दिखाई दे रही है और इस टेबल के अंदर 100 यूजर्स का मेरे पास डेटा आ गया है। ये हमारे 3 यूजर्स ऐसे हैं जिनको शुरुआत में हमने एंटर किया था, बट बाकी सारे यूजर्स अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बिल्कुल असली यूजर्स जैसे दिख रहे हैं। जैसे रेनॉल्ड 57, ये yahoo.com करके ईमेल आईडी है, ये इनका पासवर्ड है। तो रैंडम ईमेल आईडी, रैंडम यूजर नेम, रैंडम पासवर्ड जनरेट हुए हैं और ये सारे के सारे जाकर हमारे इस डेटाबेस के अंदर एंटर हो गए, इस टेबल के अंदर एंटर हो गए। तो इस तरीके से हम बल्क में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं विद इन आर डेटाबेस यूजिंग व्हाट, यूजिंग कनेक्शन.क्वेरी। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राउटिंग के बारे में। हमने ऑलरेडी रेस्ट को पढ़ लिया है कि हम रेस्टफुल एपीआईज को कैसे क्रिएट करते हैं, रेस्टफुल एपीआई से हम डिफरेंट राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं। अब वैसे ही राउट्स हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, मतलब हम अपने जो बैकएंड है उसे एक एक्सप्रेस ऐप के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उसके अंदर डिफरेंट राउट्स को बनाने वाले हैं। तो बेसिकली हम इस तरीके का कुछ सिस्टम बनाने वाले हैं कि ऑलरेडी हमारे डेटाबेस के अंदर 100 यूजर्स का डेटा तो है ही। तो हम सबसे पहले एक /होम वाला राउट बनाएंगे जिसका काम होगा टू शो नंबर ऑफ यूजर्स इन डेटाबेस। जैसे हम होम पर जाएंगे सारे के सारे यूजर्स का जो डेटाबेस है उसे शो कर देगा, और ये हम रखेंगे गेट रिक्वेस्ट। उसके अलावा हम अपनी रेस्टफुल एपीआईज क्रिएट करेंगे। एक हमारी एपीआई होगी /यूजर, जिस पर गेट रिक्वेस्ट अगर जाती है तो ये हमें सारे यूजर्स का शो यूजर्स, सारे यूजर्स का हमें ईमेल आईडी दिखाएगा, हमें आईडी दिखाएगा और हमें यूजर नेम दिखाएगा। तो इसके लिए हम अपने ईजेएस को यूज कर सकते हैं कि एक टेम्पलेट पेज बना लेंगे जिसके ऊपर सारे के सारे यूजर्स का डेटा आ रहा होगा। इसमें हम पासवर्ड को नहीं शो करने वाले क्योंकि पासवर्ड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसको हम कभी शो नहीं करेंगे डेटाबेस से। तो सिर्फ ईमेल आईडी एंड यूजर नेम को हम इस पेज के ऊपर दिखा रहे होंगे। ये हमारा फर्स्ट राउट होगा जिसको हम क्रिएट करेंगे। इसके अलावा हम अपडेट करने के लिए यानी पैच करने के लिए अपना एक राउट बनाएंगे जिसमें /user/id, यानी जिस भी यूजर की आईडी है उसके लिए हम उसका यूजर नेम एडिट कर सकते हैं। ईमेल और पासवर्ड तो एडिट नहीं होगा, बट यूजर नेम हम एडिट कर सकते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें जो हमने रेस्टफुल एपीआईज में सीखी थी अपने कोरा वाले एग्जाम्पल के साथ, जिसमें हमने फॉर्म बनाया था एडिट करने के लिए, फिर फॉर्म से रिक्वेस्ट जा रही थी बैकएंड में, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं। यानी अपने रेस्टफुल एपीआईज के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डेटाबेसेस के साथ जोड़कर यूज़ करेंगे। तो ये हमारी पैच वाला एक राउट होगा जिसको हम क्रिएट करेंगे। इसके अलावा हमारे 2 और राउट्स होंगे, एक हमारा ऐड वाला राउट होगा, एक हमारा डिलीट वाला राउट होगा। इसको ऐड कह लेते हैं या इसको हम पोस्ट कह देते हैं। यानी जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे /यूजर पर, वैसे ही क्या होगा, नए यूजर को हम ऐड कर पाएंगे, और जैसे ही डिलीट रिक्वेस्ट भेजेंगे /user/id पर, वैसे ही हम इस यूजर को डिलीट कर पाएंगे। अब डिलीट करने से पहले हमेशा पासवर्ड मांगना है हमें यूजर का, तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी को हम डेवलप करेंगे। अब यहाँ पर क्लास के अंदर हम इन 3 चीज़ों को कवर करेंगे और ये दोनों चीज़ें आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम होगी लास्ट में। इस होमवर्क प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल रहा होगा तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिकली इसको हमें पॉजिटिवली जाकर सॉल्व करना है क्योंकि ये बहुत ईजी होने वाला है। मतलब नया यूज़र ऐड करना और पुराने यूज़र को डिलीट करना बेस्ड अपॉन देयर आईडी एंड यूजिंग देयर पासवर्ड, वो काफ़ी ईजी होने वाला है। उसको ऑलरेडी हम एक बार रेस्टफुल एपीआईज के अंदर देख चुके हैं, बस हमें खुद से बैठकर उस चीज़ को एक बार इंप्लीमेंट करना है ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हमने चीज़ें करी हैं। हम क्या करेंगे क्लास के अंदर, अभी हम पहले ये 3 चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाले हैं, आपको भी ये 3 चीज़ें साथ के साथ इंप्लीमेंट करनी है, तभी हमें होमवर्क प्रॉब्लम की तरफ बढ़ना है।
अब इन तीनों को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम डेटाबेसेस को साथ में यूज़ कर रहे हैं रेस्टफुल एपीआईज के, तो थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है। इसीलिए अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, पर धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखते हुए चलना है। क्योंकि रेस्टफुल एपीआईज ऐसी हैं जिनको हम आगे और लिखने वाले हैं, क्योंकि हमारे बैकएंड में अब जब भी हम एपीआईज लिखेंगे हम इसी तरीके से राउटिंग को क्रिएट करने वाले हैं। तो जितनी उस चीज़ की हमें खुद प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे से उन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने खुद के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। साथ के साथ क्योंकि MySQL इंपॉर्टेंट डेटाबेस है तो उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, तो इसीलिए ये वाला पार्ट जो हम इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट करेंगे यूजिंग राउटिंग, इसको बड़े ध्यान से देखना है। धीरे धीरे हर एक चीज़ बहुत सिंपल है, बस क्योंकि हमने काफ़ी सारी डिफरेंट जो चीज़ें सीखी हैं, जैसे हमने टेम्पलेटिंग सीखी है, हमने UUID सीखा है, या हमने एक्सप्रेस सीखा है, या हमने कुछ और सीखा है नोड के अंदर, इन सारे टुकड़ों को हम एक जगह बस जोड़ कर देखने वाले हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उन कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर हम कुछ चीज़ क्रिएट करने की, कुछ चीज़ बिल्ड करने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं टुवर्ड्स सेटिंग अप आवर एक्सप्रेस ऐप। एक्सप्रेस ऐप को सेट करने के लिए कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमें एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ इसे क्लियर कर लेते हैं। हम लिखेंगे npm i एक्सप्रेस, एंटर, तो हमारे लिए एक्सप्रेस आ जाएगा। इसके अलावा हम कर लेते हैं npm i UUID। UUID से क्या होगा, UUID को हम नया डेटा जब ऐड करेंगे, नया यूज़र जब ऐड करेंगे, जो आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है उसके लिए हमें इस चीज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसे हम पहले से ही एक बार इंस्टॉल करके रख लेते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। अब ऐप को क्रिएट करने के लिए index.js में ऊपर जाके हम एक्सप्रेस को कर लेंगे रिक्वायर, const express इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, const app इज इक्वल टू एक्सप्रेस, एंड अब अपने सर्वर को कर देंगे स्टार्ट, बिल्कुल लास्ट में जाकर app.listen, पोर्ट नंबर इज 8080, console.log, सर्वर इज लिसनिंग टू पोर्ट 8080। इसे कर लेते हैं सेव, एंड अब अपना एक सिंपल हम राउट बनाएंगे app.get। तो जब होम पर यानी रूट पर गेट रिक्वेस्ट आएगी तो उस केस में हम प्रिंट करवाने वाले हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो हम सिंपली क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में हम सेंड कर देंगे ऐप इज वर्किंग, या इसको कह देते हैं वेलकम टू होम पेज। इसे कर लेते हैं सेव। तो ये हमारी बहुत बेसिक चीज़ें हो गई जिनको हमने एक्सप्रेस के अंदर सेटअप कर लिया। ये जो इतना पार्ट है, क्योंकि ऑलरेडी हम फेक डेटा को तो इंसर्ट कर ही चुके हैं, तो दोबारा से हमें और डेटा को तो इंसर्ट करना नहीं है। तो अभी के लिए ये जो इतना पार्ट है इसे हम कर सकते हैं डिलीट, यानी अपने कोड से हटा सकते हैं। और ये जो हमारा ट्राई कैच ब्लॉक है कनेक्शन एंड, इसे अभी के लिए कर लेते हैं कॉमेंट आउट। कॉमेंट आउट करके इसे लास्ट में हम रख सकते हैं क्योंकि इसे बाद में हम यूज़ करने वाले हैं। इसको कर लेते हैं सेव। तो अभी तक हमारा कोड कैसा दिख रहा है, अभी तक ये सारी चीज़ें हमने रिक्वायर की हैं, कनेक्शन फॉर्म किया है, गेट रैंडम यूज़र नाम का हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट रैंडम यूज़र, एंड हमने 2 राउट्स क्रिएट किए हैं। अब अपने कोड को रन करने के लिए नीचे क्लियर कर लेते हैं और इस बार हम एग्जीक्यूट करेंगे यूजिंग नोडमॉन index.js, एंटर। सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया, सर्वर इज लिसनिंग टू पोर्ट 8080। अब हम चाहें तो यहाँ पर लोकल होस्ट 8080 पर जाएंगे और यहाँ पर आ गया वेलकम टू होम पेज, यानी हमारा सर्वर अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले राउट पर जो होने वाला है गेट स्लैश। गेट स्लैश का काम होगा टू फेच एंड शो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स ऑन आवर ऐप, यानी हमारी जो ऐप हम बना रहे हैं डेल्टा ऐप, उसके अंदर टोटल अभी कितने यूजर्स हैं, हमारी जो यूजर टेबल है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं वो हमें प्रिंट करवाना है। अब यूजर टेबल के अंदर टोटल कितने यूजर्स हैं वो प्रिंट करवाने के लिए हमारी कौन सी एसक्यूएल क्वेरी होगी, हमारी एसक्यूएल क्वेरी होने वाली है सिलेक्ट काउंट ऑफ ऑल फ्रॉम यूजर। इस एसक्यूएल क्वेरी को रन करके हम सारे के सारे यूजर्स का काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी यूजर टेबल के अंदर कितने यूजर्स हैं। उसके लिए हम काउंट वाला एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे और उसके अंदर पास कर देंगे ऑल। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं कि कैसे होगा ये। यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर जाते हैं, सिलेक्ट काउंट ऑफ ऑल फ्रॉम यूजर, एंटर।
तो कितना काउंट आया, अभी हमारे पास 103 यूजर्स हैं। इनमें से 100 यूजर्स हमने फेकर के थ्रू एंटर कराए थे और 3 यूजर्स को शुरुआत में हमने मैन्युअली ही एंटर किया था। तो हमें पता है ये कमांड तो हमारी वर्क करने वाली है, तो इस कमांड को यहाँ से कर सकते हैं कॉपी और उसे यहाँ पर हम कर लेंगे पेस्ट। कहाँ पर करेंगे, हमारा जो गेट रिक्वेस्ट आ रही है हमारे रूट पर, तो यहाँ एक वेरिएबल बना लेंगे लेट क्यू इज इक्वल टू दिस, एंड इसके अंदर बैकटिक्स के अंदर या चाहें तो डबल कोट्स रख सकते हैं, सिंगल कोट्स रख सकते हैं, हम अपनी ये कमांड पेस्ट करेंगे। हम चाहें तो इस सेमीकोलन को स्किप कर सकते हैं, इसे लगा देंगे लास्ट में। तो ये हमारी कमांड है जो हमें रिटर्न करके देगी टोटल नंबर ऑफ यूजर्स इन द यूजर टेबल। अब इस क्वेरी को हमें रन करना है डेटाबेस के अंदर। कहाँ पर रन करना है, अपने इसी राउट के अंदर, क्योंकि इस क्वेरी को अब हमें बाहर किसी फंक्शन के अंदर रन नहीं करना। हम चाहते हैं जब स्लैश के ऊपर गेट रिक्वेस्ट आए तभी हमारी टोटल नंबर ऑफ यूजर्स प्रिंट हो जाए। तो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कैसे प्रिंट होंगे, पहले हमने क्वेरी बना ली, उसके बाद हम अपना ये ट्राई कैच ब्लॉक है इसे कर लेते हैं कॉपी एंड इसे यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट और इसे कर देते हैं अनकॉमेंट सेव। तो यहाँ क्या हुआ, ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, कनेक्शन डॉट क्वेरी के अंदर क्यू को सेंड करेंगे अपनी इस क्वेरी को, पर इसके साथ हमें कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे हटा देते हैं। हमारे पास एरर आ सकता है या हमारे पास रिजल्ट आएगा। अगर एरर आएगा तो थ्रो कर देंगे एरर को, नहीं तो कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे रिजल्ट को। कंसोल डॉट लॉग करवाने के साथ साथ, क्योंकि अभी हम ऐप डॉट गेट के अंदर है, हम एक रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। रिस्पॉन्स में हम अपना पूरा का पूरा रिजल्ट सेंड कर देंगे। पर अगर एरर कैच होता है तो उस केस में हम एरर को प्रिंट करवा देंगे, और उस केस में अगर हमें रिजल्ट फिर भी सेंड करना है तो रिजल्ट में हम सेंड कर सकते हैं सम एरर इन डेटाबेस, और ये रिजल्ट डॉट सेंड वेलकम टू होम पेज, इसे हम हटा लेते हैं, इसे कर लेते हैं सेव। तो बेसिकली ये हमारा पूरा का पूरा एक राउट क्रिएट हो गया है स्लैश, जिसके अंदर हमने क्वेरी बनाई है। कनेक्शन डॉट क्वेरी से हम उस क्वेरी को रन कर रहे हैं। रन करने पर एरर आ जाता है तो हम एरर को थ्रो कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे और रिटर्न कर देंगे सम एरर विद डेटाबेस। अगर कोई एरर नहीं आता, रिजल्ट आ जाता है, तो उस केस में हम रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे और रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर देंगे अपना रिजल्ट। तो इस RES को कंफ्यूज नहीं करना कि ये रिजल्ट है क्या। ये RES क्या है, ये हमारा रिस्पॉन्स है। किसका रिस्पॉन्स है, हमारे कॉल बैक का, जबकि ये रिजल्ट हमारे डेटाबेस का रिजल्ट है। अब दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करते हैं, रिफ्रेश। तो इस बार क्या हुआ, रिजल्ट में हमारे पास ये प्रिंट होकर आया। यहाँ आ जाते हैं तो रिजल्ट हमारे पास प्रिंट हो गया। रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट में एक एरे है, एरे के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर काउंट है सारी की सारी चीज़ों का, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 103। अब अगर हमें ये वैल्यू 103 चाहिए तो इस वैल्यू 103 को हम कैसे भेज सकते हैं, हम रिजल्ट के लिए उसका 0th एलिमेंट यूज़ करेंगे। अभी के लिए सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करेंगे। 0th एलिमेंट आ गया, यानी हमारे पास हमारी टेबल आ गई। थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेते हैं। ये हमारे पास हमारी ऑब्जेक्ट आ गई। इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये हमारी की है और ये हमारी वैल्यू है। इस की वैल्यू को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी किया। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट के अंदर ये रिजल्ट ऑफ 0 क्या है, ये रिजल्ट ऑफ 0 एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमें किसी स्पेसिफिक की वैल्यू चाहिए तो 2 तरीके होते हैं, या तो हम लिख सकते हैं डॉट की, या फिर हम लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर अपनी की वैल्यू। तो यहाँ हमने पेस्ट कर दी कि ये हमारी की है, इस की के लिए हमें हमारी वैल्यू चाहिए। तो ये सेम चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, सेव। तो वही सेम रिजल्ट हमारा प्रिंट होगा, वही सेम रिजल्ट हमारा रिस्पॉन्स में जाएगा। दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। इस बार हमारे पास आ गया है डेप्रिकेटेड रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस। अच्छा, यहाँ पर इसे स्टेटस की तरह लिया जा रहा है, यानी हमारे आंसर में तो 103 हमने एक्सेस कर लिया, पर 103 को जो रिस्पॉन्स डॉट सेंड है उसके अंदर क्योंकि हम कोई नंबर भेज रहे हैं तो उसे क्या कर रहा है, स्टेटस की तरह इंटरप्रेट कर रहा है। तो अभी के लिए रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर हम सेंड करेंगे सक्सेस, इस तरीके से कुछ लिख देते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास सक्सेस प्रिंट होकर आ गया। पर आंसर में क्या आया, आंसर में आया 103 यानी टोटल नंबर ऑफ कितने यूजर्स हैं हमारे यूजर टेबल के अंदर, 103 के इक्वल। अभी के लिए तो हमने उस नंबर को निकाला है। अब हम टेम्पलेटिंग की फॉर्म से ऐसा होम पेज बनाएंगे जिसके ऊपर एक्चुअली हम उस नंबर को प्रिंट कर पाएं। तो एक बार अपने सर्वर को स्टॉप करेंगे और टेम्पलेटिंग के लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा EJS को। तो npm i EJS इंस्टॉल करने के बाद हम ऊपर लिख सकते हैं app.set व्यू इंजन हमारे पास होने वाला है हमारे लिए EJS, एंड साथ के साथ app.use। हमारे व्यूज़ के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे path.join __ डायरेक्टरी नेम एंड हमारा /views।
यानी हमें एक व्यूज़ नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा और इस पाथ को हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। पाथ को रिक्वायर करने के लिए हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर पाथ सेफ, और यहाँ पर मतलब SQL क्लास इस फोल्डर के अंदर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे व्यूज़ नाम से। इस व्यूज़ के अंदर हम अपने सारे टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर सबसे पहला टेम्पलेट हम क्रिएट करेंगे home.ejs के नाम से। ये हमारा होम पेज होने वाला है। होम पेज के अंदर इसे लिख देते हैं होम पेज। हम अपना काउंट प्रिंट करवाएंगे, H2 कह देते हैं, द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स आर, यहाँ पर हमारा कुछ भी काउंट यानी X काउंट आने वाला है। एंड क्योंकि हम एक ऐप बना रहे हैं जो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स दिखा रही है, तो हम चाहें तो यहाँ पर एक बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, जॉइन अस टुडे, इस तरीके का कुछ बटन टू मेक द यूजर जॉइन आवर ऐप। इसे कर लेते हैं सेव। index.js के अंदर जाएंगे। index.js के अंदर रिस्पॉन्स में अब हम रेंडर करने वाले हैं क्या, अपना home.ejs, यानी ये हमारा गेट वाला राउट था, इसके अंदर रेंडर कर देंगे home.ejs को। अच्छा, यहाँ पर नहीं रेंडर करना, हमें तब रेंडर करना है जब सक्सेसफुल हो जाए। तो सक्सेस की जगह home.ejs, नहीं तो क्या रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, नहीं तो एरर सेंड कर देंगे। इसको कर लेते हैं सेव। दोबारा से अपने सर्वर को करेंगे स्टार्ट। एरर को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ app.use की जगह हमें app.set करना था। इनफैक्ट इसे कर लेते हैं वापस एक बार क्लियर एंड रीस्टार्ट करेंगे और जाएंगे तो यहाँ पर अगर हम लोकल होस्ट स्लैश पर जाएं तो हमारे पास आया है द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स आर X एंड एक बटन आया है विच सेज जॉइन अस टुडे। अब यहाँ इस X की जगह हमें एक काउंट प्रिंट करवाना है जो है 103। इस काउंट को प्रिंट करवाने के लिए हम अपने फंक्शन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है इसे console.log करने की बजाय इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे जो है काउंट वेरिएबल। काउंट इज इक्वल टू दिस वैल्यू और इस काउंट को हम पास कर देंगे अपने EJS को। तो ये हो गया काउंट। home.ejs के अंदर हमारे पास काउंट आएगा तो X की जगह उसे हम प्रिंट करवा लेंगे लेस देन परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा काउंट प्रिंट हो जाएगा इक्वल परसेंटेज ग्रेटर देन। तो इस तरीके से हम EJS के अंदर अपने डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। index.js के अंदर आ जाएंगे, दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो इस बार काउंट आ गया है 103। एक चीज़ आपको यहाँ पर करनी है कि पॉज करके एक बार अपने डेटाबेस के अंदर, या तो डायरेक्टली आप वर्कबेंच से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से SQL से कर सकते हैं कि या तो एक नई रो ऐड करके देखनी है या कोई पुरानी रो डिलीट करके देखनी है और फिर देखना है कि क्या ये काउंट चेंज होता है, क्योंकि ये काउंट डायनेमिकली डेटाबेस से आ रहा है। हर बार जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं, हर बार डेटाबेस को एक नई कॉल लग रही है, डेटाबेस हमें काउंट रिटर्न करके दे रहा है, वो काउंट सर्वर साइड से क्लाइंट साइड में आ रहा है। एक बार इसे चाहें तो हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम क्लाइंट साइड से, ये हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मुझे काउंट चाहिए। क्लाइंट हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, सर्वर क्या कर रहा है, सर्वर डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेज रहा है। सर्वर ने डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजी, डेटाबेस ने सर्वर को रिजल्ट भेजा, रिजल्ट में वो काउंट भेज रहा है विच इज़ 103। अब ये जो काउंट सर्वर के पास आ गया, इसे वापस EJS के अंदर एम्बेड करके सर्वर क्लाइंट को वापस भेज रहा है। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस काम कर रहा है और ये जो सारी चीज़ें पूछने वाला प्रोसेस है, ये इतनी जल्दी हो रहा है कि अगर हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पर बार बार डेटाबेस हमें 103 ही वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। तो ये सारा प्रोसेस डायनेमिकली रन कर रहा है, यानी डेटाबेस से पूछा जा रहा है, डेटाबेस सर्वर को बता रहा है, सर्वर क्लाइंट को बता रहा है। तो इस तरीके से हमारी एप्लीकेशंस काम करती हैं, इस तरीके से डेवलपमेंट काम करता है जब हम सर्वर साइड, जब हम क्लाइंट साइड, जब हम डेटाबेस के साथ डील कर रहे हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल जिसके अंदर हमने अपने एक्सप्रेस ऐप को सेटअप किया, उसके ऊपर हमने अपना एक गेट राउट क्रिएट किया जिसका काम है टू फेच द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स ऑन आवर ऐप। अब आ जाते हैं अपने सेकंड राउट की तरफ जिसके अंदर हम स्लैश यूजर्स को सेटअप करेंगे, जिसका काम होगा टू फेच एंड शो ऑल द यूजर्स। और यूजर्स के अंदर हमें यूजर आईडी चाहिए, हमें यूजर नेम चाहिए, हमें ईमेल चाहिए ऑफ ऑल यूजर्स। इसको करने के लिए एक नया राउट पहले क्रिएट करते हैं। हम चाहें तो इस पार्ट को यहाँ से हटा सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर आपने नोटिस की होगी कि हमने कहीं भी connection.end नहीं लिखा। connection.end की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि कनेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर तभी एंड हो जाएगा जब हमारा app.get वाला फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा या यहाँ से रिस्पॉन्स चला जाएगा, तो वो हमें यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक और राउट हम क्रिएट करेंगे, इसे हम कह देते हैं दिस वॉज आर होम पेज या होम राउट।
अब क्रिएट करने वाले हैं हम अपना गेट या शो यूजर्स वाला राउट, तो इसे हम अपना शो राउट कह देते हैं। उसके लिए हम करेंगे ऐप डॉट गेट ऑन स्लैश यूज़र। इसके लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा, रिस्पॉन्स जाएगा एंड यहाँ से कर लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड सक्सेस। अभी के लिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं, वापस से आ जाते हैं अपने टर्मिनल पर। सर्वर हमारा ऑलरेडी रन कर रहा है। अब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे टू स्लैश यूज़र, एंटर किया तो सक्सेस हमारे पास आ गया, यानी ये अभी वर्किंग है। अब इसको सिर्फ वर्किंग नहीं रखना, हमें क्या करना है, डेटा सारा का सारा लेकर आना है अपनी यूज़र टेबल से। तो उसके लिए क्वेरी क्या होगी, उसके लिए हमारी क्वेरी होने वाली है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र, यानी हमें सारा का सारा डेटा लेकर आना है यूज़र की फॉर्म में। तो इसे हम बैकटिक्स के अंदर लिख लेते हैं ताकि सारे सेम फॉर्मेट में आ जाए, क्योंकि पहले भी बैकटिक्स में लिखा है तो इसे भी हम अपने बैकटिक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो इस क्वेरी को हमें रन करना है, इससे जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम अपने एक टेम्पलेट के अंदर डालेंगे और फिर यूज़र को सेंड कर देंगे। तो सबसे पहले तो इस क्वेरी को रन करवा कर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ऊपर वाली ये वाला जो ट्राई कैच ब्लॉक है इसे हम कर सकते हैं कॉपी एंड इसे कर लेंगे यहाँ पर पेस्ट। इसके अंदर कनेक्शन डॉट क्वेरी के अंदर हम अपनी क्वेरी सेंड करेंगे। अगर कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को प्रिंट करवा देंगे और रिजल्ट में सेंड करवा देंगे रिस्पॉन्स में सम एरर इन डेटाबेस। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो सक्सेसफुल के केस में सिंपली हम कंसोल डॉट लॉग करवाने वाले हैं अपने रिजल्ट को एंड रिस्पॉन्स के अंदर अभी हम सेंड करेंगे अपना रिजल्ट। सिर्फ इतना पार्ट करने वाले कि रिजल्ट को प्रिंट भी करवा देंगे, उसे रिस्पॉन्स के अंदर सेंड भी कर देंगे। इसे कर लेते हैं सेव। अब स्लैश यूजर्स को रिक्वेस्ट भेजेंगे। रिक्वेस्ट आई तो ये बहुत सारे यूजर्स का डेटा एक साथ हमारे पास आ गया। इसे अगर मिनिमाइज करें तो हम नोटिस करेंगे ये सारे के सारे यूजर्स का डेटा हमारे पास आए, जिसमें ये एक एरे है, एरे के अंदर इंडिविजुअल, ये हमारी आईडी है, ये हमारा यूज़र नेम है, हमारा ईमेल है, हमारे लिए पासवर्ड है। उसके बाद यहाँ से सेकंड हमारी ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रही है। तो इस तरीके से 103 यूजर्स का डेटा हमारे पास आ गया। ये सारा का सारा डेटा यहाँ भी आकर प्रिंट हो गया टर्मिनल में। एक्सपैंड करेंगे तो हमें दिख रहा है ये एक यूज़र का डेटा है जिसमें आईडी, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड है। ये दूसरे यूज़र का डेटा है, ये हमारे पास तीसरे यूज़र्स का डेटा है, ये हमारे पास फोर्थ यूज़र का डेटा है। इस तरीके से टोटल 103 यूज़र्स का डेटा हमारे पास आया है। अब इस सारे डेटा को इस तरीके से तो हम सेंड नहीं कर सकते क्योंकि रीडेबल नहीं है, समझ ही नहीं आएगा किसी को कि हम क्या सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस डेटा को अच्छे से सेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नया टेम्पलेट बनाएंगे EJS। तो इसे कर देते हैं यहाँ पर मिनिमाइज एंड ये कंसोल डॉट लॉग वाली लाइन को कर देते हैं कॉमेंट आउट। इसको कर लेते हैं सेव। हम व्यूज़ के अंदर जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे यूजर्स डॉट EJS, या फिर इसे हम कर सकते हैं शो यूजर्स डॉट EJS। इसके अंदर सारे के सारे डेटा को हम प्रिंट करवाने वाले हैं ऑल यूजर्स। डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, यानी इस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हम एक टेबल फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। तो टेबल फॉर्मेट के अंदर हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और इस टेबल के अंदर सबसे पहले तो हम कुछ कॉलम्स क्रिएट करेंगे। तो टेबल रो के अंदर हमारे पास एक टेबल हेड आ जाएगा कि हम आईडी को प्रिंट करवा रहे हैं। एक टेबल हेड के अंदर हम अपने यूज़र या अपने ईमेल को प्रिंट करवा रहे हैं और एक टेबल हेड के अंदर हम अपने यूज़र नेम को प्रिंट करवा रहे हैं। एक बार सैम्पल डेटा को प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पर टेबल डेटा के अंदर आईडी हमारे पास आ सकती है 123 एंड यहाँ पर ईमेल हमारे पास आ सकता है abcd@gmail.com और टेबल डेटा में यूज़र नेम हमारे पास आ सकता है, लेट्स कॉल इट ABC। तो ये सैम्पल टेबल हमने क्रिएट की है। home.EJS को क्रॉस कर देते हैं, index.js के अंदर आते हैं। यहाँ पर अभी हम रिजल्ट्स को शो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स हैं और इनफैक्ट इसको सेंड भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, रिजल्ट में रेंडर करने वाले हैं अपना शो यूजर्स डॉट EJS। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो हमारे पास ये टेबल आ रही है। इस टेबल की बाउंड्री दिखाने के लिए एक स्टाइल टैग क्रिएट कर लेते हैं। स्टाइल अपनी टेबल को, अपने टेबल हेड को या इसे टेबल रो कह लेते हैं और अपने टेबल डेटा को हम एक बॉर्डर देने वाले हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का। कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हमारे पास हमारी टेबल आ गई। इसके अंदर हम चाहें तो
टेबल हेड कर सकते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हमारे पास हमारी टेबल आ गई। तो इसी टैब्यूलर फॉर्मेट में हम चाहते हैं कि हमारा सारा का सारा डेटा डिस्प्ले हो जाए। इस टेबल फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले तो index.js से हमारे पास ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हमें भेजना पड़ेगा अपने इस showusers.ejs को। तो इसे भेजने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेज सकते हैं। तो ये हमारी रिजल्ट आ गई, या इसे रिजल्ट की जगह हम अपने यूज़र्स कह लेते हैं। यहाँ रिजल्ट की जगह इसको नाम दे देंगे यूज़र्स। तो ये जो हमारे सारे के सारे यूज़र्स हैं, इन्हें हम सेंड कर देंगे टू शो यूज़र्स। शो यूज़र्स के अंदर ये यूज़र हमारे पास आएंगे, तो हमें यहाँ पर एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा, फॉर यूज़र ऑफ यूज़र्स। हर यूज़र के लिए हमें क्या करना है, एक रो क्रिएट करनी है। हर रो के अंदर सबसे पहले हम अपने यूज़र की आईडी को प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद हम अपने यूज़र के लिए उसकी ईमेल को प्रिंट करवाने वाले हैं, एंड उसके बाद यूज़र के लिए हम उसके यूज़र नेम को प्रिंट करवाने वाले हैं। तो ये 3 डेटा को हमें प्रिंट करवाना है फॉर ऑल द यूज़र इनसाइड द यूज़र्स एरे। तो यहाँ पर अपनी सही फॉर्मेटिंग ऐड कर लेते हैं EJS के लिए। आई होप कि अभी तक हम सबको EJS का जो सिंटैक्स है वो याद हो गया होगा कि किस तरीके से हम फॉर लिखते हैं, किस तरीके से अगर EJS के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर हमें कुछ भी प्रिंट करवाना है तो उस चीज़ को हम प्रिंट करवाने हैं। तो इस तरीके से हमारे फॉर्मेट रेडी हो गया कि कैसे यूज़र्स के ऊपर लूप रन करना है और हर किसी यूज़र की हमें इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवानी है। इसे कट कर लेते हैं यहाँ से, एंड इसे कर देंगे हम यहाँ पर पेस्ट। तो बेसिकली टेबल हेड तो क्रिएट हो जाएंगे, बट उसके बाद हमारे यूज़र्स का डेटा कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा होगा। कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। और इस बार क्या हुआ, इस बार सारे के सारे यूज़र्स का डेटा एक टेबल फॉर्मेट में हमारे पास आ गया। हम नोटिस करेंगे ये टोटल 103 यूज़र्स भी हैं, जिनमें से ये इन तीनों को हमने इनिशियली ऐड किया था अपने डेटाबेस के अंदर मैन्युअली, एंड बाकी सब को हमारे फेकर ने जनरेट किया था। तो हमारे 2 राउट्स क्रिएट हो गए हैं। सबसे पहला राउट जो हमारा होम राउट है, जिसके अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स आते हैं कुछ इस तरीके से, एंड सेकेंड राउट है हमारा स्लैश यूज़र्स का, जिसमें हम सारे यूज़र्स के डेटा को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन से यूज़र का क्या ईमेल आईडी है और उनका क्या यूज़र नेम है। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट राउट के बारे में, जो होगा हमारा एडिट राउट। अब एडिट राउट को हम 2 स्टेप्स के अंदर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारी जो भी टेबल बनी है, इस टेबल के अंदर हर एक रो के सामने हम एक एडिट का ऑप्शन देंगे, ताकि हर रो को एडिट करने का ऑप्शन हमारे यूज़र के पास अवेलेबल हो। अब जैसे ही उस एडिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक होगा तो हमारे यूज़र के पास एक फॉर्म चला जाएगा। इस फॉर्म में यूज़र नेम को एडिट कर सकता है, और ये फॉर्म खुलेगा बेस्ड अपॉन द आईडी। और जो यूज़र नेम एडिट हो रहा है वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब हमारे फॉर्म के अंदर सही पासवर्ड एंटर होने वाला है। तो सबसे पहले तो इसके बेसिक फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करते हैं, यानी अपनी टेबल में यहाँ पर हर एक रो के सामने हम सबसे पहले एक बटन क्रिएट करते हैं। तो बटन क्रिएट करने के लिए हमें शो यूज़र्स पर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर ये जो हम एक रो क्रिएट कर रहे थे हर एक इंडिविजुअल यूज़र के लिए, इस रो के अंदर हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसके अंदर एक इंडिविजुअल बटन आएगा, जिस बटन पे लिखा होगा एडिट यूज़र नेम। और इस फॉर्म से हमारा एक गेट रिक्वेस्ट चली जाएगी। किसके पास जाएगी गेट रिक्वेस्ट? एक्शन में हम लिख देंगे /user/ यहाँ पर हमारी आईडी होने वाली है /edit। इस राउट पर हमारी एक रिक्वेस्ट जाएगी, और उस रिक्वेस्ट के बाद हमारे पास एक एडिट का फॉर्म आएगा। अब यहाँ पर आईडी की जगह हमें क्या डालना है? यहाँ पर आईडी की जगह हम इनपुट करने वाले हैं user.id को। तो इस राउट पर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, गेट रिक्वेस्ट हम भेजने वाले हैं, और बटन के ऊपर लिखा है एडिट यूज़र नेम। इसे कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ पे कर लेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश किया तो सारे ये जो बटन्स हैं ऊपर की तरफ आ गए। इन बटन्स को हमें ऊपर की तरफ नहीं डालना। तो इस फॉर्म को एक टेबल डेटा वाले टैग के अंदर हम एंटर कर देते हैं। सेव किया, एंड नाउ रिफ्रेश। तो हर एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन के आगे एडिट यूज़र नेम आ गया। इस तरीके से एडिट यूज़र नेम पर क्लिक करेंगे तो अभी के लिए रिक्वेस्ट इस लिंक के ऊपर जा रही है /users/id/edit। इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए हम अपना एक गेट राउट क्रिएट करेंगे। index.js के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर इसे हम कह देते हैं अपना एडिट राउट। एडिट राउट के लिए हम करेंगे app.get। रिक्वेस्ट हमारी आ रही है /user/id/edit पर। यहाँ पर है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और जैसे ही यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी हम एक एडिट फॉर्म जो है उसे रेंडर कर देंगे। एडिट फॉर्म को रेंडर करने से पहले हमें उसे व्यूज़ में क्रिएट करना पड़ेगा। इसको कह देते हैं edit.ejs। edit.ejs के अंदर हम लिख देंगे
एडिट यूज़र नेम, इसे कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर लिख देते हैं H2 यू आर अबाउट टू एडिट दिस यूज़र। अभी के लिए सिर्फ इतना पार्ट लिखेंगे। index.js के अंदर response.render में कर देंगे edit.ejs, इसे कर लेते हैं सेव। साथ के साथ हम चाहें तो अपनी आईडी को भी निकाल सकते हैं। आईडी कैसे निकालेंगे? आईडी को यहाँ से निकालने के लिए हम लिखेंगे लेट आईडी इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, इसे कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर रिफ्रेश। जैसे ही एडिट यूज़र नेम पर क्लिक करेंगे हमारे पास हमारा एडिट फॉर्म आकर खुल जाएगा। अभी ये सिर्फ एडिट का पेज है, फॉर्म एग्जैक्टली है नहीं। रिक्वेस्ट कहाँ पर गई है? रिक्वेस्ट गई है user/id/edit के पास। अब सबसे पहले तो हमारे पास हमारी आईडी आ गई है यूज़र की। हम इस आईडी को वेरीफाई भी कर सकते हैं। console.log अपनी आईडी को प्रिंट करवाकर सेव एंड रिफ्रेश एडिट यूज़र नेम। तो ये हमारी आईडी आ गई जो हमारे पास आ रही है। अब इस आईडी के बेसिस पर सबसे पहले तो हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है ताकि उसका पुराना यूज़र नेम और बाकी सारी चीज़ें हमारे पास आ सके। अगर हमारे पास आईडी है और इस आईडी के बेसिस पर हमें अपने डेटाबेस के अंदर उस यूज़र को सर्च करना है तो उसके लिए क्या क्वेरी होनी चाहिए? उसके लिए हमारी क्वेरी होगी लेट क्वेरी इज इक्वल टू सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इक्वल्स, यहाँ पर बैकटेक्स यूज़ कर लेते हैं और आईडी की क्या वैल्यू होने वाली है? आईडी की वैल्यू होने वाली है हमारे इस आईडी वेरिएबल के अंदर। तो बेसिकली इस क्वेरी को हमें रन करना है। इस क्वेरी में क्या है? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी, यानी इस आईडी के बेसिस पर जो भी यूज़र मैच कर रहा है उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन हमें लेकर आनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर नोटिस करनी है कि जो आईडी हमने प्रिंट करवाई है ये स्ट्रिंग नहीं है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर डबल कोट्स नहीं दिख रहे। तो कोट्स नहीं है तो अलग से हमें यहाँ पर अपने कोट्स ऐड करने पड़ेंगे क्वेरी के अंदर। यानी जब भी हम कोई स्ट्रिंग की वैल्यू पास कर रहे हैं इस तरीके से तो उसमें अलग से कोट्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, नहीं तो सिर्फ उसकी वैल्यू जाएगी, वो एज अ स्ट्रिंग नहीं जा रही होगी। तो ये हमारी क्वेरी हो गई। console.log id यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करने वाले हैं अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही हमारे पास क्वेरी आ गई वैसे हम क्या करेंगे? हम ट्राई करेंगे कि अपनी क्वेरी को रन करें। क्वेरी को रन करेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा। अगर कोई रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट को हम यहाँ पर पास करने वाले हैं। तो यहाँ रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करेंगे हम अपने edit.ejs को, इसे कर लेते हैं सेव। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो भी रिजल्ट आएगा क्वेरी को रन करने के बाद उस रिजल्ट को हम प्रिंट करवाने वाले हैं। सेव कर लिया एंड वापस से चले जाते हैं बैक, रिफ्रेश किया, एडिट यूज़र नेम। यहाँ पर रिजल्ट में क्या आया? रिजल्ट में हमारे पास यूज़र नेम आ गया। कौन से यूज़र का नेम आया? ये हमारी आईडी थी, उस आईडी के बेसिस पर डेटाबेसेस में सर्च हुआ तो ये यूज़र नेम था, ये ईमेल था, ये हमारे पास पासवर्ड था। दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। रिफ्रेश किया। लेट्स सपोज हम इस pat74 वाली आईडी पर क्लिक कर रहे हैं, एडिट यूज़र नेम। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आया? pat74 यूज़र नेम है, ये हमारी ईमेल है, ये हमारा पासवर्ड है और ये उसकी आईडी है। तो मतलब डेटा तो हमारे पास सक्सेसफुली आ रहा है। कैसे आ रहा है? एक एरे के अंदर आ रहा है। तो हमें एरे का 0th पार्ट चाहिए, एरे ऑफ रिजल्ट ऑफ 0। और इस रिजल्ट ऑफ 0 को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे, लेट यूज़र इज इक्वल टू रिजल्ट ऑफ 0। यानी रिजल्ट ऑफ 0 मतलब ये वाली जो ऑब्जेक्ट है इसको हम नाम दे देंगे यूज़र और इस ऑब्जेक्ट को edit.ejs के अंदर हम पास कर देंगे। इस यूज़र को हमने edit.ejs के अंदर पास कर दिया। तो अब यूज़र की इन्फॉर्मेशन ये जो टेम्पलेट है ये यूज़ कर पाएगा। कैसे यूज़ कर पाएगा? हम इसे इन्फॉर्मेशन दिखा देंगे, यू आर अबाउट टू एडिट दिस यूज़र, एंड हम यहाँ पर यूज़र की ईमेल को प्रिंट करवा देंगे कि इस यूज़र की ईमेल ये है एंड इसे अब हम एडिट करने वाले हैं। एडिट करने के लिए एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो हम लेट्स सपोज वी गिव इट अ टेक्स्ट एरिया जिसका नाम होने वाला है यूज़र नेम, और यूज़र नेम के अंदर हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू रखेंगे यूज़र डॉट यूज़र नेम, और हम एक बटन दे देंगे इस फॉर्म को एडिट। साथ के साथ एडिट करने के लिए हम अपने यूज़र से उसका पासवर्ड पूछेंगे। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। अगर गलत पासवर्ड एंटर हुआ तो फिर क्लाइंट हमारे यूज़र नेम को एडिट नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया पासवर्ड। इसे एक नेम दे देते हैं विच इज़ गोइंग टू बी पासवर्ड, और यहाँ लिख देते हैं प्लेस होल्डर में एंटर पासवर्ड। इसे कर लेते हैं सेव। इतना पार्ट सेव हो गया। तो अभी के लिए क्या हुआ? बैक जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे।
लेट्स सपोज हम पैट 74 को एडिट करना चाहते हैं। इस पर एडिट ने यूज़र नेम पर क्लिक किया, एडिट यूज़र नेम पे क्लिक किया तो हमें दिखा रहा है यू आर अबाउट टू एडिट दिस यूज़र। इस यूज़र नेम की हमारे पास ईमेल आ गई, इसकी ईमेल आ गई है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़र नेम एडिट कर सकते हैं। अब यूज़र नेम एडिट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज वी वांट टू एडिट टू श्रद्धा। श्रद्धा एडिट करने के लिए हमें इस यूज़र का पासवर्ड चाहिए होगा, तो इस यूज़र का पासवर्ड कैसे लेकर आएँ? यूज़र के पासवर्ड के लिए हम यहाँ पर अपने दूसरे टर्मिनल पर जाएंगे और MySQL के अंदर से इसके पासवर्ड पर जाएंगे और कॉपी कर लेंगे। पासवर्ड को कैसे कॉपी करेंगे? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इक्वल्स एंड यहाँ पर हम अपनी ईमेल पेस्ट करने वाले हैं। तो ये हमारे पास पैट 74 आ गया और पैट 74 का पासवर्ड ये है। इस पासवर्ड को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। जैसे ही कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, एडिट पर क्लिक किया तो हमारे पास रिक्वेस्ट चली गई, यानी हमारे सर्वर के पास क्या गई, ऑटोमेटिकली गेट रिक्वेस्ट गई है जिसमें हमारा यूज़र नेम, नया यूज़र नेम जा रहा है और पासवर्ड की वैल्यू जा रही है। पर हमें तो गेट रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, एडिट करने के लिए हमें कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है? एडिट करने के लिए हमें पैच रिक्वेस्ट भेजनी है। हमने पहले भी बात की है, एडिट के लिए दो रिक्वेस्ट जा सकती है। एक होती है हमारी पुट रिक्वेस्ट जिससे पूरा का पूरा यूज़र एडिट होता है, और एक होती है पैच रिक्वेस्ट जिसमें यूज़र का कुछ पार्ट एडिट होता है। तो हम सिर्फ यूज़र नेम एडिट कर रहे हैं इसलिए पैच रिक्वेस्ट करेंगे, और जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म के सबमिट होते ही कहाँ पर जाएगी रिक्वेस्ट? /user/id के पास पैच रिक्वेस्ट यहाँ पर जाएगी, और जैसे ही रिक्वेस्ट यहाँ पर गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़र नेम को एडिट कर देंगे अपने डेटाबेस के अंदर। तो ये जो एडिट होगा ये बाहर कहीं नहीं होगा, ये हमारे एक्चुअल डेटाबेस के अंदर हम अपडेट कर रहे होंगे यूज़र नेम की वैल्यू को। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, टर्मिनल अपना चेंज कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर से हम रिक्वेस्ट का जो मेथड है उसे तो रखने वाले हैं, हम गेट रख सकते हैं, हम पोस्ट रख सकते हैं, और एक्शन हम क्या रखेंगे? एक्शन हम रखेंगे /user/id। id को प्रिंट करवाने के लिए हम लिख सकते हैं =user.id। पर क्योंकि फॉर्म के अंदर से हम अपनी पैच रिक्वेस्ट को नहीं भेज सकते, इसीलिए हम अपना वो एक पुराना पैकेज यूज़ करेंगे जिसका नाम होता था मेथड ओवरराइड। मेथड ओवरराइड पैकेज को हमने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, तो पहले तो हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm i मेथड ओवरराइड। तो मेथड ओवरराइड इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पर ये जो लिंक है एक्शन के अंदर, फॉर्म के अंदर, हम डिफाइन करेंगे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर _मेथड इज इक्वल टू हम पैच रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया, इसको कर लेते हैं सेव। index.js के अंदर अब हम एक नया राउट क्रिएट करेंगे, इसको कह देते हैं एडिट या अपडेट राउट। अपडेट राउट, अपडेट क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली डेटाबेस के अंदर अपडेट करने वाले हैं। एडिट राउट से तो सिर्फ एडिट करने का फॉर्म मिल रहा था, अपडेट राउट से डेटाबेस के अंदर एक्चुअल अपडेट होगा। तो इसे एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ लिख देते हैं app.patch। app.patch के पास रिक्वेस्ट आएगी user:id के पास, एंड यहाँ पर हो गई हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। अभी के लिए यहाँ से response.send कर देते हैं अपडेटेड, लेट्स कॉल इट अपडेटेड। अब मेथड ओवरराइड को यूज करने के लिए हम यहाँ पर उसे रिक्वायर कर लेते हैं const मेथड ओवरराइड इज इक्वल टू रिक्वायर मेथड ओवरराइड। इसे कर लेते हैं सेव, एंड साथ में लिख देते हैं यहाँ app.use मेथड ओवरराइड __ मेथड। इसे कर लेते हैं सेव। ऑल्सो क्योंकि हम पैच रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और उसके साथ में हमारे पास फॉर्म का डेटा आएगा, तो उस फॉर्म के डेटा को पार्स करने के लिए हम लिखेंगे app.use express.url encoded extended true। इसको कर लेते हैं सेव ताकि हम अपने फॉर्म के डेटा को पार्स कर पाएं। वापस से आ जाते हैं यहाँ पर अपने अपडेट राउट के पास। हम बस चेक करना चाहते हैं क्या हमारी अपडेट, ये जो पैच रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। तो दोबारा से अपने सर्वर को कर सकते हैं रीस्टार्ट। ये हमारा सर्वर हो गया रीस्टार्ट। यहाँ से एक बार अपने पासवर्ड को कर लेते हैं कॉपी। अभी वैसे पासवर्ड को हमने चेक नहीं किया कि पासवर्ड हमारा सही एंटर कर रहे हैं, हम गलत एंटर कर रहे हैं, अभी वो वाली चीज़ हमने नहीं की है। रिफ्रेश कर रहे हैं, दोबारा से पैट 74 पर जाएंगे, एडिट कर देंगे। हम चाहते हैं पैट 74 का यूज़र नेम एडिट होकर हो जाए श्रद्धा। यहाँ पर एंटर कर देंगे पासवर्ड
और हमने क्लिक किया एडिट पे क्लिक किया तो अपडेटेड हमारे पास प्रिंट होकर आ गया, बट एक्चुअल अपडेटेड अभी हुआ नहीं है, सिर्फ प्रिंट होकर आया है क्योंकि रिस्पॉन्स में अपडेट डेटाबेस में हमने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्स भेजा है। अब हमें यहाँ पर कुछ एक्शंस लेने की जरूरत है। सबसे पहले तो हम अपनी इस आईडी को निकालेंगे। आईडी को निकालने के लिए ये सारा का सारा हम चाहें तो इतने वाला पार्ट यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, इनफैक्ट ये नीचे वाला पार्ट भी हम यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमारे पास हमने जो फॉर्म सबमिट किया है वहां से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। फॉर्म से हमारे पास एक पासवर्ड आ रहा है जो फॉर्म के अंदर था, हमारे पास एक नया यूजर नेम आ रहा है, दिस इज माई न्यू यूजर नेम। उसके अलावा हमारे पास हमारे यूजर की आईडी आ रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या करना है, अपने डेटाबेस के अंदर, यानी जो हमारे डेटाबेस के अंदर यूजर की इन्फॉर्मेशन है, उस यूजर की इन्फॉर्मेशन में जो आईडी है, जो हमारा यूजर नेम है, जो हमारा पासवर्ड है, वो सब हमें पता है। कैसे पता है? क्योंकि हम एक क्वेरी रन कर सकते हैं बेस्ड अपॉन दिस आईडी, क्योंकि ये आईडी तो हमेशा सेम ही होगी। आईडी हम कभी यूजर से नहीं मांग रहे, हमारा सिस्टम ही आईडी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो आईडी आती है यहाँ पर, ये तो हमेशा करेक्ट ही होगी। इस आईडी के बेसिस पर हम डेटाबेस के अंदर सही वाला जो यूजर है उसे पहले तो सर्च करेंगे। तो सबसे पहला तो काम होगा सर्च यूजर बेस्ड ऑन आईडी। वैसे ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने एडिट राउट के अंदर। एडिट राउट के अंदर ये जो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर आईडी इज इक्वल टू आईडी, बस यही काम हमें करना है, इसी क्वेरी को हमें रन करना है। अब लेट्स सपोज ये वाला यूजर हमें मिल गया। अब ये वाला यूजर हमें मिल गया तो उसके बाद एक सेकेंड स्टेप हमें करना है कि सबसे पहले तो चेक कर लो कि अगर एडिट करवाना चाह रहे हैं हम यूजर नेम को, तो क्या हमने सही पासवर्ड एंटर किया था। मतलब डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड है और यूजर ने ये जो पासवर्ड एंटर किया है, दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं है तो उस केस में हम कोई अपडेशन नहीं करेंगे, तो दोनों सेम है तो अपडेट करेंगे। तो सबसे सेकंड काम जो हमारा चेक होगा, चेक इफ फॉर्म पासवर्ड, फॉर्म के अंदर से जो पासवर्ड हमारे पास आया है इज इक्वल टू हमारे यूजर का पासवर्ड। अगर सेम नहीं है तो उस केस में हम रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे पासवर्ड वाज इनकरेक्ट, और सेम है तो उस केस में हम अपडेट कर देंगे। और अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, अपडेट करने के लिए सिंपली हम एक अपडेट क्वेरी रन करेंगे, किस यूजर नेम की वैल्यू को हटा दो और वहां पर ये नया यूजर नेम हमें डेटाबेस के अंदर एंटर करना है। तो यहां पर थर्ड स्टेप में होगा अपडेट यूजर नेम। तो इन 3 स्टेप्स में हम अपनी क्वेरी को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले इस स्टेप को परफॉर्म करते हैं। इस स्टेप के लिए अपडेट डेटाबेस राउट के अंदर हमारे पास हमारी आईडी है, आईडी के बेसिस पर हमने यूजर को फाइंड आउट कर लिया है, यूजर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। लेट्स सपोज अभी तक हमारे पास यहाँ पर यूजर है और रिस्पॉन्स के अंदर हम सिंपली सेंड कर रहे हैं अपनी यूजर ऑब्जेक्ट को। सिर्फ इतना काम हो रहा है अभी रिस्पॉन्स के अंदर, नहीं तो हमारे पास अगर कोई एरर आ गया तो उसे हम प्रिंट करवा देंगे। वापस से आ जाते हैं टर्मिनल में एंड बैक करते हैं। यहाँ पर अपना पासवर्ड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हम pat74 हैं, एडिट करेंगे यूजर नेम को। यूजर नेम को एडिट करके हम चाहते हैं कि वो हो जाए चेंज टू श्रद्धा। पासवर्ड एंटर कर दिया, एडिट कर दिया। जैसे ही एडिट किया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर आ गई एंड ये ऑब्जेक्ट का यूजर नेम क्या है, pat74। ईमेल भी वही सेम है, पासवर्ड भी सेम है, मतलब यूजर हमारा सक्सेसफुली हम डेटाबेस के अंदर ढूंढ पा रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। अब आ जाते हैं स्टेप 2 पर कि हमें चेक करना है कि जो हमारा फॉर्म का पासवर्ड है क्या वो हमारे डेटाबेस के पासवर्ड के साथ मैच करता है। तो उसके लिए हमें फॉर्म का पासवर्ड पहले निकालना पड़ेगा। फॉर्म का पासवर्ड कैसे निकाल सकते हैं, रिक्वेस्ट की बॉडी से। लेट रिक्वेस्ट की बॉडी में 2 चीज़ें होंगी, एक होगा हमारा पासवर्ड और एक होगा, या इसे हम कह देते हैं फॉर्म पासवर्ड, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्म का पासवर्ड है। और दूसरा होगा न्यू यूजर नेम, पर इनके नाम जो हैं वो अलग होने वाले हैं। तो इसे हम कह देते हैं कि हमारा जो पासवर्ड आएगा फॉर्म से उसे हम कह देंगे फॉर्म का पासवर्ड, फॉर्म पासवर्ड, एंड जो भी हमारा यूज़र नेम आएगा उसे हम कह देंगे न्यू यूज़र नेम। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ रही होंगी। जो भी पासवर्ड आएगा रिक्वेस्ट की बॉडी से यानी फॉर्म से उसे हम फॉर्म पासवर्ड कह देंगे, जो यूज़र नेम आएगा उसे हम न्यू यूज़र नेम कह देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हमारे पास डेटाबेस के अंदर क्वेरी सक्सेसफुल हो गई, रिजल्ट आ गया, यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं कि क्या हमारे फॉर्म का जो पासवर्ड है इज नॉट इक्वल टू हमारे यूजर का पासवर्ड। अगर दोनों नॉट इक्वल टू हैं तो हम रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर देंगे पासवर्ड, या यहाँ हम सेंड कर देते हैं रॉन्ग पासवर्ड।
इसे कर लेते हैं सेव, बैक करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, पैड 74 पर जाएंगे, एडिट करेंगे यूज़र नेम, इसे कह देते हैं श्रद्धा, यहाँ पर हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, एडिट किया तो रॉन्ग पासवर्ड नहीं आया क्योंकि हमने सही पासवर्ड एंटर किया था। पर इस बार अगर मैं गलत पासवर्ड एंटर कर दूं, मान लेते हैं मैंने ABC लिख दिया, एडिट किया तो इस बार वो डिटेक्ट करेगा कि मैंने रॉन्ग पासवर्ड को एंटर किया है। तो अब ये ऑथेंटिकेशन एक तरीके से यहाँ पर बीच में एक लेयर लग गई है कि हाँ, आप गलत पासवर्ड एंटर नहीं कर सकते, गलत पासवर्ड सेंड नहीं कर सकते, नहीं तो हम यूज़र नेम को एडिट नहीं कर पाएंगे। पर अगर हमने सही पासवर्ड एंटर किया तो स्टेप 1 स्टेप 2 तो कंप्लीट हो गए। तो फिर हम अपडेट कर देंगे अपने यूज़र नेम को। यूज़र नेम को कैसे अपडेट करेंगे, एल्स के अंदर आ जाते हैं और एल्स के अंदर अपडेट करने के लिए हम एक और क्वेरी को रन करेंगे। तो यहाँ पर हम एक और क्वेरी को रन करेंगे, मतलब हम नेस्टेड क्वेरीज को यूज़ करने वाले हैं। एक तो हो गई ये हमारी पहली क्वेरी जिससे हम सिलेक्ट कर रहे हैं यूज़र को बेस्ड अपॉन द आईडी। इसी के अंदर अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो हम सेकंड क्वेरी रन करेंगे अपडेट करने के लिए। तो यहाँ एक सेकंड क्वेरी बना लेते हैं, लेट Q2 इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेरी क्या होने वाली है, हमें अपडेट करना है यूज़र नेम की वैल्यू को। तो हम अपडेट करने के लिए लिख सकते हैं सिलेक्ट, या सिलेक्ट की जगह हम इसे लिखेंगे अपडेट यूज़र सेट यूज़र नेम इज इक्वल टू, यहाँ हम बैकटिक्स लगा लेते हैं, यूज़र नेम को सेट कर देंगे टू न्यू यूज़र नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी। इतने पार्ट को कर लेते हैं कॉपी। तो इस क्वेरी को हमें रन करना है। ये क्वेरी क्या है, ये क्वेरी है यूज़र नेम को एक्चुअली अपडेट करने के लिए। तो अगर आईडी की वैल्यू हमारी आईडी की वैल्यू के इक्वल है तो उस केस में हमें यूज़र नेम की वैल्यू को सेट करना है टू न्यू यूज़र नेम, और इस न्यू यूज़र नेम के सामने हम अपने कोट्स लगा देंगे क्योंकि कोट्स ऑटोमेटिकली एसक्यूएल ऐड नहीं करेगा, हमें खुद से ऐड करने पड़ेंगे। तो इस क्वेरी को हमें रन करना है। इस क्वेरी को रन करने के लिए दोबारा से हम करेंगे कनेक्शन डॉट क्वेरी। कनेक्शन डॉट क्वेरी के अंदर हम अपनी Q2 को पास कर देंगे और इसके साथ हमारा एक कॉल बैक आएगा एरर एंड रिजल्ट के साथ। और इस कॉल बैक के अंदर अगर एरर आता है तो फिर हम थ्रो कर देंगे अपने एरर को, और रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के लिए हम सबसे पहले तो उस रिजल्ट को सेंड कर देंगे एज अ रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, हमारा जो भी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को सेंड कर देते हैं। सेव कर लिया। तो अभी थोड़ा सा ये हमारा बड़ा फंक्शन होगा बट इसको समझना बहुत आसान है। ऐप डॉट पैच रिक्वेस्ट आई, उसमें हमारी आईडी आई, पासवर्ड आया, नया यूज़र नेम आया। तो हम सबसे पहले तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से निकालेंगे, फिर चेक करेंगे फॉर्म का जो पासवर्ड है वो क्या डेटाबेस के पासवर्ड के साथ मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम रॉन्ग पासवर्ड सेंड कर देंगे। अगर मैच कर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो सिंपली यूज़र नेम अपडेट कर दो। तो हमने अपडेट करने की क्वेरी को रन किया है, उसमें एरर आए तो एरर थ्रो कर दो, अच्छा रिस्पॉन्स आए, रिजल्ट आए तो रिजल्ट को हम वापस से सेंड कर देंगे। तो वापस से आ जाते हैं यहाँ पर, पैड 74 पर ही जाएंगे, एडिट करेंगे यूज़र नेम। हम चाहते हैं यूज़र नेम एडिट हो जाए टू श्रद्धा, एंड यहाँ पर हम अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे। एडिट कर दिया, ये हमें गलत पासवर्ड दिखा रहा है तो एक बार सही पासवर्ड अपना कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, दिस इज़ माय करेक्ट पासवर्ड, इसे कर लेते हैं पेस्ट। एडिट किया तो ये हमारा रिजल्ट हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। एंड अब हम /users पर जाएं, लेट्स गो टू /user पर गए तो इस बार पैड 74 नहीं है, पैड 74 वाली ईमेल है पर उसके सामने मेरा यूज़र नेम लिख कर आ रहा है श्रद्धा। मतलब सक्सेसफुली हमने पैड 74 को अपडेट कर दिया, इस यूज़र नेम को हमने अपडेट कर दिया। इस तरीके से अगर हमें किसी और यूज़र नेम का भी पासवर्ड पता हो तो हर कोई जाकर अपना यूज़र नेम जाकर अपडेट कर सकता है। हम चाहते हैं अगर डायरेक्टली अपडेशन के बाद ये मैसेज प्रिंट होने की बजाय हम इसी पेज पर आ जाएं, तो इस पेज पर आने के लिए हम कर सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देंगे टू /user, इसको कर लेते हैं सेव। वापस से आ जाते हैं, सेव किया। इस बार लेट्स सपोज हम OD35 या इस पर आ जाते हैं Theo61 का यूज़र नेम एडिट करना चाहते हैं तो एक बार उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। हम चाहते हैं जहाँ पर यूज़र नेम इज इक्वल टू Theo61 हो तो Theo61 का ये पासवर्ड है हमारे पास, इसको कर देते हैं एडिट यूज़र नेम किया तो Theo61 की जगह हम चाहते हैं यहाँ पर आ जाए अपना कॉलेज _डेल्टा, और इसमें हमने एंटर कर दिया पासवर्ड। जैसे ही एडिट किया अब यहाँ पर आएंगे तो Theo61 की जगह अपना कॉलेज डेल्टा है।
एंड चाहे हम सर्वर को स्टॉप कर दें, चाहे हम सर्वर को रीस्टार्ट कर लें, ये चेंज परमानेंट है। यानी ये हमारे एरे के चेंजेस की तरह नहीं है। जब हमने कोरा वाले पोस्ट वाला पूरा पेज बनाया था, जब हमने वहां पर अपनी रेस्टफुल एपीआईज बनाई थी, तो उसके बाद एक बार हमने सर्वर को बंद कर दिया और दोबारा से रीस्टार्ट किया, तो क्या होता था, तो हमारा एरे दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाता है, क्योंकि एरे तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। बट जो चेंजेस डेटाबेस के अंदर हो गए वो चेंजेस परमानेंट है। यानी अगर हम यहाँ पर आकर अपने सर्वर को स्टॉप करें, लेट्स सपोज इफ आई स्टॉप माय सर्वर, मैंने स्टॉप कर दिया, मैंने दोबारा से रीस्टार्ट किया सर्वर को। अब यहाँ पर अगर मैंने रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने के बाद भी मेरे जो यूज़र नेम मैंने एडिट किए थे, वो सारे के सारे चेंजेस मेरे डेटाबेस के अंदर परसिस्ट करते हैं, क्योंकि चेंज एक बार डेटाबेस के अंदर हो गया मतलब वो चेंज फाइनल हो गया। तो इस तरीके से जितनी भी एसक्यूएल कमांड्स हमने सीखे हैं, उन सब को हम अपनी एपीआईज की फॉर्म में डेटाबेस के ऊपर रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड इस तरीके से Node.js और डेटाबेस साथ में इंटरैक्ट करते हैं। तो ये हमने बड़ा सा कोड यहाँ पर लिख लिया है। हो सकता है इस कोड को समझने में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगे, तो टेंशन की बात नहीं है, वो एक्स्ट्रा टाइम देना है। थोड़े से बड़े बड़े फंक्शंस हैं, तो इनको धीरे धीरे पार्ट्स में हमें समझना है। एंड इतना पार्ट हमने कर लिया है, इतना पार्ट करना ज़रूरी है, बट उसके साथ में होमवर्क प्रॉब्लम को भी करना ज़रूरी है। यानी अब हमारे पास 2 होमवर्क टास्क्स हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहला टास्क है कि जिस तरीके से हमने रेस्टफुल एपीआई क्रिएट किए बाकी सारे काम के लिए, आपको एक पाथ क्रिएट करना है टू ऐड अ न्यू यूज़र। ये पाथ होने वाला है /user, और इस पर आपको भेजनी है एक पोस्ट रिक्वेस्ट। तो app.post नाम से आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके अंदर हमें एक नया यूज़र जो है एंटर करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही सिमिलर फॉर्मेट यूज़ होगा जैसे हमने रेस्टफुल एपीआईज वाले चैप्टर के अंदर यूज़ किया था। एंड इन दोनों पार्ट्स का सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। तो ऑलरेडी गिटहब के ऊपर जो हमारा डेल्टा वाला प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी एंटर्ड है, वहाँ पर पुश किया हुआ है। तो एक बार खुद से होमवर्क करने का ट्राई करना है, उसके बाद जाकर अपने सॉल्यूशन को देखना है। तो एक तो ये फर्स्ट चीज़ है। सेकेंड चीज़ में हम डिलीट करने के लिए एक राउट क्रिएट करेंगे, इसको हम बोलेंगे /user एंड ID। ये यहाँ पर हम भेजने वाले हैं अपनी एक डिलीट रिक्वेस्ट, जैसे हमने पैच रिक्वेस्ट भेजी है। और अगर यूज़र सही पासवर्ड और ईमेल एंटर करेगा, दोनों ही सही होने चाहिए, ईमेल और पासवर्ड, तभी हमारा जो यूज़र है वो डिलीट हो पाएगा डेटाबेस से। तो सारे की सारी जो हमारी टेबल थी जहाँ हमने एडिट यूज़र नेम दिया था, वो हर किसी एडिट के सामने हम एक डिलीट का बटन भी दे सकते हैं। जैसे डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे, हमसे यूज़र नेम या यूज़र का ईमेल एंड पासवर्ड पूछा जाएगा। हमने सही ईमेल एंड पासवर्ड एंटर कर दिया तो उस बेसिस पर फिर वो यूज़र डिलीट हो जाएगा और हम रीडायरेक्ट कर जाएंगे हमारे ऑल यूजर्स वाले पेज पर। तो ये 2 राउट्स को आपको क्रिएट करना है जिस पर पोस्ट एंड डिलीट रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आई होप कि एसक्यूएल को करने में हमें मज़ा आया होगा। इसके साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने नोटिस किया होगा, एसक्यूएल में अभी हमने सिर्फ बेसिक कमांड्स को सीखा है। मतलब एसक्यूएल के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो सीखी जा सकती हैं, जैसे हमारे जॉइन्स होते हैं या फिर हमारे व्यूज़ होते हैं या फिर ट्रिगर्स होते हैं डेटाबेस के अंदर। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको एसक्यूएल के अंदर हम सीख सकते हैं। पर डेल्टा के अंदर हम उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे जितनी हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए इनफ है, क्योंकि डेल्टा के अंदर हम अपने मर्न स्टैक को कवर करना चाहते हैं, ना कि एसक्यूएल को। तो हम इतना ही एसक्यूएल के साथ कंप्लीट करेंगे। अभी आप कंप्लीटली केपेबल हैं कि अगर आपको अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आप एसक्यूएल का अपना कोई डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो आप उसको बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। पर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस पर रहेगा, जिसको यूज़ करके हम अपना फाइनल प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं।